वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 5 मुहर्रम उल हराम 1444 हिजरी, अगस्त की है 4 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जागो जागो The Sunrise Show with Adil Azhar. और आज की सुबह का आगाज जो है बड़ी अच्छी खबर के साथ हुआ। हमारे जैसे जो जरा जल्दी सोने वाले लोग हैं, या कम से कम दावा इसका जरूर करते हैं, लेकिन वाकई कल तो उनके लिए तो एक्चुअली कल रिग्रेट, बल्कि आज सुबह जब हम उठे तो ये रिग्रेट हो रहा था कि पाकिस्तान की एक बड़ी पॉपुलेशन ने पाकिस्तान का कॉमनवेल्थ गेम्स में एक गोल्ड मेडल, जो शायद पाकिस्तान का वाहिद गोल्ड मेडल हो सकता है, वैसे और भी चांसेस हैं, अभी एक दो और हैं, लेकिन उन्होंने लाइव देखा और हम देख ही नहीं पाए। हम सो रहे थे, पता नहीं क्या ख्वाब देख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो सुबह जब उठे तो फिर अंदाजा ये हुआ कि यार ये तो अच्छा। मैं सुबह ऑनेस्टली आई वोक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। इनफैक्ट वो रात में, बल्कि मैं कहूँगा कि रात में ही उठ गया था मैं। और मैं तो ये हॉकी के मैच का रिजल्ट देखने उठा था। मैंने कहा यार हॉकी में पता नहीं कहीं स्कॉटलैंड से भी 4-1 से ना हार गए हो मैच। लेकिन जब चेक किया तो पता चला कि हॉकी की खबर तो फिर बिल्कुल जिसे कहते हैं पसे पर्दा चली गई। पता ये चला कि जी गुजरावाला के हमारे भट्ट साहब जो है, नूर दस्तगीर भट्ट, उन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। पाकिस्तान का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में 105 केजी वेट लिफ्टिंग ये कैटेगरी थी, और 105 केजी जब कहते हैं तो वाकई नूर भट्ट को देख के पहली बार नूर जो पर्दा सीमी पर नजर आए थे वो पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में ही नजर आए थे, जब वो गोल्ड तो नहीं लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुए थे। बल्कि अभी जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, उन्होंने उनका वो कोड भी जो है वो किया हुआ है कि नूर के वालिद जो है उन्होंने कई दिन उनसे बात नहीं की थी जब पिछली बार वो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है। नाउ आई थिंक हिज फादर वुड बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिम कि अब वो गोल्ड मेडल जीत कर पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे जिसे कहना चाहिए, इस पर ज़्यादा हम बात करते रहे हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी इन कॉमनवेल्थ खेलों में, और पाकिस्तान की मैं कहूँगा बहुत डिसअपॉइंटिंग कारकर्दगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नथिंग डिसअपॉइंटिंग अबाउट दिस। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो तब होती है ना कि जब आपको किसी कारकर्दगी की उम्मीद हो और आप वो ना कर पाए। जैसे अब अरशद अगर जैवलिन में मेडल, मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा, अरशद अगर जैवलिन में मेडल नहीं लेता तो हम पाकिस्तानी वी वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट इट। लेकिन बाकी एक्सपेक्टिंग के पाकिस्तानी बॉक्सर कुछ कर लेगा, हमारे शटलर्स, बैडमिंटन कुछ प्लेयर कुछ कर लेंगे। बाय द वे वन ऑफ आवर टेबल टेनिस गाइज डूइंग प्रीटी गुड, एंड उसकी भी हम फहद ख्वाजा इज हिज नेम, यस आई थिंक फाफडा के हैं वो, और वो अच्छा जा रहे हैं। इज इन द प्री क्वार्टर फाइनल्स राइट नाउ। तो अभी भी हनूज दिल्ली दूरस्त की बात है, अभी काफी मेहनत करनी है उनको। लेकिन बहरहाल जी, तो कल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आई। 2 मेडल्स पाकिस्तान ने जो है वो जीत के 2 मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता पाकिस्तान के मशहूर बॉक्सर हुसैन शाह के साहबजादे हुसैन शाह ने जो है वो पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता इन जूडो। लास्ट टाइम ही वन अ सिल्वर मेडल, और इस बार जो है वो ब्रॉन्ज लेने में कामयाब हुए। इसके अलावा एक बार फिर अब गोल्ड मेडल की तो हम बात कर चुके हैं। सो अभी इनाम भट्ट का मौका है बड़ा जबरदस्त रेसलिंग में। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ पाकिस्तानी रेसलर्स, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एक से ज्यादा मेडल भी रेसलिंग में जीत सकते हैं। और दूसरा जो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स दैट्स अरशद। सो ये अभी इस इख्तिताम हफ्ता में हमें ये इन स्पोर्ट्स पे जो है हमारा जिक्र रहेगा। वैसे ही लॉन्ग वीकेंड आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ अस। सो या हियर वी आर प्रोग्राम है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग Sunrise with Adil and I keep scrolling down and down and down. और मेरी इस वक्त टाइमलाइन है ना वो भी काफी हद तक भरी हुई है इसी खबर के साथ के जिसमें बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। तस्वीरें हैं इनाम भट्ट की, और यार तो उसने कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड बनाया। 405 केजी कंबाइंड वेट जो है ना वो भट्ट ने उठाया, लेकिन वो उसने अपना आखिरी क्लीन एंड जर्क किया है। ओहो क्लीन तो चले किया उसने, थोड़ा सा टाइम लिया अपना, और लेकिन जिस मजे से उसने जर्क किया तो वो जब वो हाथ ऊपर करके जो है ना वो अपना कंप्लीट करते हैं अपनी इस रूटीन को, आई मीन छा गया बंदा। वेल डन, वर्ल्ड क्लास एथलीट वी हैव गॉट। आई रियली होप दैट ही कैन गो ऑन। हमें वेट लिफ्टिंग में अफसोस था इस बात का कि पाकिस्तान का एक श्योर शॉट मेडल चांस जो था तला तालिब का, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ हिज डोप टेस्ट बीइंग टेस्टेड पॉजिटिव एंड ऑल एंड स्टफ। सो यहाँ पे लेकिन चलें जी, ये अच्छा हो गया कि नूर ने जो है वो कुछ ढारस जो है वो जरूर बांध दी है। तो चलें जी, ग्रेट, थैंक यू काशिफ खान, आपने ट्वीट किया इसके हवाले से।
मलिक जरीन अवान कहते हैं, भाई क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुल्क के सियासी हालात जैसे भी हो, इकोनॉमी पर कोई असर ना हो? क्या किसी और मुल्क में ऐसा होता है? पाकिस्तान जैसे जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात जनरली बड़े फ्रजाइल रहे हैं. हम कुछ सहारों के ऊपर हमारी इकोनॉमी जो है वो चली हुई होती है. सो क्योंकि कोई पाकिस्तान के पास एक लॉन्ग रन में कोई कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, माशी पॉलिसी नहीं रही है जरीन भाई, इस वजह से ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जब भी हुकूमत ज़रा सी जैसे सियासी अदम इस्तेहकाम आता है तो हमारी जो है ना वो मईशत हिलना शुरू हो जाती है. पाकिस्तान के पास कुछ अच्छे मौके ज़रूर थे अपनी इकोनॉमी को सही करने का, बेहतर करने का, दूर रस पॉलिसीज़ अपनाने का, लेकिन होता यही है कि जब नई हुकूमत आती है तो फिर वो नए तरीक़ा कार आजमाने की कोशिश करती है और उसका जो है वो ज़ाहिर है हमको नुकसान होता है. अच्छा जी, डीजे सुमैर ने खबर शेयर की है, पाकिस्तान एनुअल इन्फ्लेशन 14 ईयर्स हाई एट 24.9%. ओके, Turkey's inflation jumped to 24-year high of 79.6% in July. अच्छा, पता नहीं, मैंने कल ये खबर पढ़ी थी चलते हुए, मुझे डीजे सुमैर जरा चेक करना पड़ेगा कि टर्की में द एनुअल इन्फ्लेशन टच 144% एंड दिस इज द हाईएस्ट सिंस दे स्टार्टेड मेजरिंग मंथली इन्फ्लेशन इन 1983. 1983 के बाद से ये उनके यहाँ जब से उन्होंने रिकॉर्ड्स अपने मुरतब मंथली इन्फ्लेशन के शुरू किए हैं 144%. ये मैंने कहीं पढ़ा था. अब ये इसमें दोनों में फर्क क्यों आ रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये चेक कर लेता हूँ. तहसीन अमजद, थैंक यू सो मच. कहते हैं मेरा FM इज द ओनली एडवांस FM चैनल इन पाकिस्तान हुज लिसनरशिप इज गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे. अच्छा, मुझे नहीं पता कि तहसीन आपने किस तरह ये पता चलाया, लेकिन बहरहाल आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे. अदर रेडियो स्टेशंस डोंट हैव द पोटेंशियल टू कम्पीट. यार क्या बात है यार, तो भाई हमारा बड़ा जबरदस्त मार्केटियर साबित हो रहा है. तहसीन, मुझे लगता है आपके इलाके जातली में तो आपने हर एक को सुनवा दिया होगा मेरा FM. क्या बात है, जबरदस्त जी. हैदर अली कहते हैं इधर भी क्रिकेट खेल लेते हैं. हैदर के ग्राउंड की तस्वीर जो मरी के करीब इनका गांव है, उसकी तस्वीर मैंने पहले भी शेयर की थी और अभी इन्होंने एक और वीडियो भेजी और एक और क्रिकेट ग्राउंड की इन्होंने जो है ना वो तस्वीर भेजी. तो पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी कौम का ये आलम शौक का देखा जाए तो देखें कहाँ कहाँ क्रिकेट हो रही है. मैंने रीट्वीट कर दिया, जस्ट चेक आउट दिस वीडियो. फैजान हयात कहते हैं in US, I am amazed to see stores in malls, food takeaways looking for staff. It seems there is a big shortage of staff. Even local flights get cancelled and staff don't show up to work. People's attitude towards in-person hourly wage job has changed big time. अमेरिका में जो ये वाली जो जॉब्स हैं, वाकई ये एक फैक्ट है कि वहाँ पे इस वक्त शदीद लेबर की जो है वो शॉर्टेज है और इस वक्त कहना चाहिए कि काफ़ी हद तक ये इस वक्त एम्प्लॉयज़ मार्केट बन चुकी है. एम्प्लॉयर मार्केट से एक ज़माने में एम्प्लॉयर डिक्टेट करता था एंड एवरीथिंग. मैं अगर आपसे बताऊं 3 साल पहले जब मैं गया था तो फिर आपको इतनी VR हायरिंग वाले बोर्ड नजर नहीं आते थे, बट ये यू आर नॉट द ओनली वन फैजान जिसने मुझे ये बात बताई. खैर आप तो खुद अमेरिका में हैं इस वक्त आप अमेरिका में घूमते फिरते रहते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे घूमता फिरता रखे. वहाँ पे मुझे यही बताते हैं, बल्कि हमारे एक लिसनर होते थे प्रोग्राम में, तारिक साहब लेक जॉर्ज, उन्होंने मुझे कई महीने पहले जो ये बात बताई थी कि उनका भी अपना एक मोटेल है वहाँ पे अपस्टेट न्यूयॉर्क में और वो मुझे यही बात बोलते थे कि दे आर लुकिंग फॉर लेबर, दे आर विलिंग टू पे अमेजिंग पर आवर वेजेस बट ही इज जस्ट नॉट एबल टू फाइंड पीपल. सो कोविड के बाद क्या हुआ है, काफी सारे लोग ये सोचें कि एंड इट्स सम पीपल माइट से, उस वक्त तो खैर कुछ महीने पहले उनका यही कहना होता था तारिक साहब का कि इट्स अ मिस्टीरियस थिंग दैट इज हैपनिंग. मैंने कहा आई थॉट मे बी इट्स द कैश हैंड आउट जो कि अमेरिका में दबा के पैसे बांटे गए हैं कोविड के, जिसका नुकसान अब जो है ना वो भुगत रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन एंड नाउ इवेंचुअली रिसेशन. लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, इसका इससे ताल्लुक नहीं है, ये डिफरेंट है कोई फिनोमेनन. वो पैसे तो लोग खा चुके हैं, डकार भी ले चुके हैं आप उस पैसे की. बट यस, आई थिंक इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन नाउ. ओके जी, सबा ने अपनी लिसनरशिप तारीख का सबसे छोटा मैसेज आज भेजा. उन्होंने कहा हेलो सर अदील फ्रॉम इस्लामाबाद, नो क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच सबा, पूछती रहा करें सवाल, अच्छा लगता है. सैयद अली हदर गिलानी, थैंक यू सो मच. वो भी कहते हैं माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड प्राउड डे फॉर ऑल ऑफ अस, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद, दैट इज ग्रेट. शारिक किदवाई साहब कहते हैं ग्रेट न्यूज टू वेक अप विद बट साहब, तुसी छा गए हो. बिल्कुल छा गए हैं जी, बट साहब ने तो कमाल कर दिया है यार. वैसे इसकी पर्सनैलिटी भी फुल है बट वाली. मैं सोच रहा हूँ ना, गुजरावाला में बैठा हुआ ये पाएगा जो है ना एक पूरा वो कटोरा लेके पी रहा होता होगा और एक जो है ना वो पतला सा कुर्ता पहना हुआ और साथ में लुंगी, और ये वो इस बंदे की वो वाला है. एंड देन व्हाट एन एथलीट यार, जबरदस्त छा गया यार.
अच्छा जी, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं भारी दिल से मुल्क की सूरत के हाल के बारे में सोच रहा हूँ कि 75 साल में हमने ये क्या किया है कि जिसकी वजह से तमाम इदारे मुतनाज़े बन गए हैं या बना दिए गए हैं. ना दानिस्तगी में क्या हम एक तरह की अनारकी की तरफ तेजी से गामजन हैं या नहीं, सोचिए अभी भी वक्त है. लंबा टॉपिक है रियाज साहब, बात आपने दुरुस्त की है. सारे के सारे इदारे जो हैं मुतनाज़े बन गए हैं और मुझे तो लगता है एट द एंड ऑफ दैट इज ऑल अबाउट द इंडिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस. कानून पे जब अमल नहीं होगा या कानून लोगों को नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि सारी की सारी जो खराबी है ना वो वहीं से ही स्टार्ट होती है. आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग. अदील कमर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई. अच्छा, आपने बहुत सारे गानों की फरमाइश की है. लेट मी सी इफ आई कैन प्ले वन ऑफ दोस सॉन्ग्स. जीशान बेग साहब ने भी नूर दस्तगीर बट के हवाले से खबर जो है वो शेयर की है. फजल फैजी साहब भी यही बात करते हैं. थैंक यू सो मच. महनाज नवीद ये बात नहीं करती, सिर्फ गुड मॉर्निंग कहती हैं. हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन. आसिफ इकबाल साहब कहते हैं अयान्स फर्स्ट डे आफ्टर हॉलीडे. वेरी गुड अयान. एंड क्या बात है. वैसे मैं काफी सारे स्कूल, मुझे तो बड़ी हैरत है कि ये स्कूल्स कैसे खुल रहे हैं थर्सडे को. बिकॉज थर्सडे फ्राइडे को स्कूल खुलेंगे और फिर एक लॉन्ग वीकेंड हमारा आ जाएगा. यानी वीकेंड तो होगा ही होगा एंड देन आशूरा भी होगा. सो आई नो अ लॉट ऑफ स्कूल्स व्हिच आर ओपनिंग ऑन वेडनेसडे नाउ. वो आशूरा के बाद जो पहला दिन होगा उस दिन वो स्कूल्स जो है वो खुल रहे हैं. बहरहाल डॉक्टर आसिम कहते हैं रियली एंजॉय योर शो एवरी मॉर्निंग, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू डॉक्टर साहब. पीर जहीर साहब को गुड मॉर्निंग कहते हैं. फरी सरफराज कहती हैं विशिंग ऑल द गुड टू ऑल सुहानी रुत आई. अदनान समी, देखिए यार आप अदनान समी का गाना आपने जो है ना वो कल भी फरमाइश की थी. मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करता चलूं. फरी सरफराज, अदनान समी इज नॉट अ पाकिस्तानी सिंगर. प्लीज, ही इज नॉट अ पाकिस्तानी सिंगर. तो हम इंडियन सिंगर से गाने नहीं चला सकते. प्लीज ये बात आप समझे ना, नहीं चला सकते हम गाने उनके. तो क्या कह सकते हैं. अच्छा जी. एंड देन फहीम अली खान कहते हैं डियर जी अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. यस्टरडे आई सॉ यू ऑन यूट्यूब. आई फेल्ट दैट माशाल्लाह यू हैव गेन्ड सम वेट. दिल तोड़ दिया यार. इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना एक वक्त का खाना नहीं खाता मैं, रनिंग भी एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, वजन भी अपनी जगह है, लेकिन फहीम भाई ने बोल दिया मैं मोटा हो रहा हूँ मैं. और मोटा होने में ना, वेट गेन करने में कोई माशाल्लाह वाली बात नहीं होती, ये बात याद रखिएगा. तो नहीं, मुझे नहीं पता. देखिए अक्सर मैं आपको बताऊँ स्क्रीन पे जनरली पीपल टेंड टू लुक फैटर व्हेन दे आर ऑन स्क्रीन. आप अभी आके मुझसे मिल लेंगे एंड यू विल से अदील यार हाउ कम यू स्टेइंग सो फिट. So that's the thing. बहरहाल कोई मजाक कर रहा हूँ मैं, दिल पे मत लेना यार. Okay, then we have got फहीम अली खान क्या कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू. अच्छा चलें, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. बस यार बस कर रहे हैं यार, बस इतनी तारीफें ना करें, उल्टी हो जाएगी मुझे. डॉक्टर शैला कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. आसमा अवान कहती हैं भाई कभी ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में बरामदात दरामदात से ज्यादा हुई हो. अच्छा सवाल है ये, मुश्किल इसका जवाब है, मुझे चेक करना पड़ेगा. तारीख के आईने में हो सकता है अर्ली 50s में कभी ऐसे मामला हो गए हो. कोरियन वॉर के दिनों में पाकिस्तान ने बहुत कॉटन एक्सपोर्ट की थी और यान वान भी पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया था उस जमाने में. मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो. उसके अलावा तो कुछ ऐसा होता हो मुझे नजर आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है ना वो हम चेक कर लेते हैं जी. ओके जी. जावेद साहब थैंक यू सो मच, आपने भी यही खबर शेयर की है, बहुत शुक्रिया. बट के हवाले से नूर दस्तगीर बट. And then we have got Rahman Khilji साहब कहते हैं yesterday topic during the last leg of the show was China when US point C was. बिल्कुल इस पे हम जरा बात करेंगे आज. वो चाइना, अमेरिका, ताइवान, इस पे आज एक तफसीली एक सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे आज इस पे. ये मेरा प्लान है. और कल ये जैसे कहना चाहिए कि रह गया था ये मामला, बल्कि मुझे गारा नहीं चलाना चाहिए था, आखिरी लिंक में इसको निपटा देना चाहिए था. तो कल इसी टाइम आज इसी टाइम पे हम कुछ उस पे रोशनी डालेंगे. यहाँ से मंसूर साहब कहते हैं टिपिकल डिनर एंड टाउन्स व्यू येस्टरडे. टिपिकल डिनर एंड टाउन्स व्यू. अच्छा आप वापस मुझे लग रहा है मोजम्बिक पहुंच गए हैं यार. वाकई यार आपका तो कोई भरोसा नहीं होता. नाश्ता कराची में और डिनर आपका मोजम्बिक में हो रहा है, कुछ ऐसे ही है. ओके जी. देन वी हैव गॉट पीर जहीर साहब कहते हैं वेरी अर्ली विद एनर्जी टुडे माशाल्लाह. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. एंड देन इमरान अहमद कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील अंकल. इमरान अहमद नहीं कहते, उनके साहबजादे मुस्तफा अहमद कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ माई ग्रेड 2. क्या बात है. आपको पता है कि आसिफ इकबाल और आपके साहबजादे जो हैं वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. ये कौन सा स्कूल है? जेनरेशन स्कूल है. जेनरेशन स्कूल. ठीक है. ओहो हो, ये तो वही स्कूल है जहां से वो मूवमेंट शुरू हुई थी, वही है ना ये. बिल्कुल. चलें जी. देन वी हैव गॉट मुबीन अहमद. अस्सलाम वालेकुम. लिसनिंग टू यू इन लाहौर. कांग्रेचुलेशंस गोल्ड मेडल. व्हाट अबाउट महूर शहजाद? नहीं, नथिंग अबाउट इट. महूर शहजाद तो कोई मेडल का चांस नहीं है, बट शी वन 2 मैचेस in these games, which is fine. I think मेहनत की जा सकती है, उस पर करनी चाहिए. ओके जी. रिजवान इरशाद कहते हैं अदनान समी इज अ पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल
हु इज सर्विंग इन इंडिया. यार ये स्टेट सीक्रेट होते हैं, इसको इस तरह बताया नहीं जाता है. ओके जी. इसके अलावा जुल्फी कहते हैं सर वेट गेन में माशाल्लाह वाली बात होती है, हमसे पूछें. अच्छा यानी आप इतने कमजोर हैं. चलें सर, ये तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है ना. कम से कम मुझको कोई वेट गेन बोले ना, माशाल्लाह तुम वेट गेन कर रहे हो, मैं बड़ा परेशान. क्योंकि अक्सर लोग सालगिरह में ना मेरी पुरानी तस्वीर 2008 की तस्वीर लगाते हैं, 2010 की तस्वीर लगाते हैं. तस्वीर देख के मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी होती है कि यार मैं इतना मोटा था और मुझे इसका एहसास भी नहीं था. अभी इमरान कुरैशी को मैंने यही बात बोली थी, मैंने कहा यार मत लगाया करे तस्वीर यार. वो भी ढूंढ के हमेशा लाके वो एक ही इवेंट की तस्वीर लगाता है इमरान कुरैशी, ये देखें. वो मैं अजीब मोटा सा था उसमें और चश्मा पहनने की भी तमीज नहीं थी और एक वाइट टी शर्ट में पहन के हर जगह आ जाया करता था वो. बट बहरहाल चलें जी. ओके. चौधरी नईम साबिर एडवोकेट. चलें जी. इमरान खान साहब ने कल ट्वीट की अपने बिलियन ट्री सुनामी की कामयाबियों के हवाले से. उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर तस्वीरें शेयर की हैं, तो आपने वही जो है वो इस वक्त मेरे साथ शेयर कर लिया है. तो जबरदस्त, ग्रेट. ओके जी. आसिफ हयात कहते हैं सलाम फ्रॉम किड्स ऑन द वे टू स्कूल, हमना, हफ्सा, राफे एंड मामून. Amidst all the judio-political circus, overflowing gutters, some good news to wake up to a gold medal. What they say in Punjabi, but साहब तुसी छा गए हो. तो मेरे ख्याल से आज बहुत शुक्रिया सर, आपने भी जो है वो हमें ये ट्वीट किया. मेरे ख्याल से आज हर पाकिस्तानी अपनी एक कौमी जिम्मेदारी ये समझे कि बट के हवाले से एक ट्वीट करे वो. बिकॉज ये लग रहा है सीन मुझे आज ऑन है ये वाला ट्वीट करने वाला या मैसेज करने वाला, फेसबुक पोस्ट लगाने का. बिकॉज दैट जरा पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबरें कमी आती हैं, इन जनरल कमी आती हैं खुशियां की खबरें पाकिस्तान के लिए. तो ये अच्छी खबर आई है तो फिर इसको हम सेलिब्रेट करें और जबरदस्त तरीके से जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं. ठीक हो गया. अभी ऐसा करते हैं, आपको गाना सुनाते हैं. ठीक है, काफी देर मैंने बोल लिया है और आतिफ असलम की आवाज में ये गाना सुनते हैं. खूबसूरत गाना है, जब भी मेरी प्लेलिस्ट में होता है मैं ये जरूर चलाता हूँ. बिकॉज कवानीन के मुताबिक ये गाना हमें चलाना नहीं चाहिए. आई डोंट नो व्हाई दिस एंड्स अप इन माय प्लेलिस्ट, बट नाउ दैट इट एंड्स अप इन द प्लेलिस्ट आई डू प्ले दिस सॉन्ग. ठीक है, तो एंजॉय. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. और ऑफ कोर्स दिस सॉन्ग इज ओनली फॉर दोस फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर लिसनिंग मी ऑन एयर, नॉट द यूट्यूब पीपल लाइक यू जिनसे मैं इस वक्त मुखातिब हूं. ऑलराइट, एंजॉय. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. Enjoy. Alright, that was Atif Aslam with तेरे बिन. And अब गाना है तो फिर अब चल गया. ठीक है, बाकी ये कि यार आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे. पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट हो गई है और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट, दिस इज फॉर द नेदरलैंड्स टूर. मुख्तसर नेदरलैंड का टूर है, लेकिन ऑफ कोर्स एशिया कप. और टीमें जब भी अनाउंस होती हैं तो हमेशा उसमें तशनगी रह जाती है. आई मीन देयर इज नो परफेक्ट स्क्वाड, वी नो. और ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है. 2-3 चीजों के हवाले से तो मैं काफी मुझे बड़ा अफसोस है. और I honestly expect better from बाबर, because उसको इतना पावरफुल कैप्टन बना दिया and you expect better judgment from him. But मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि बाबर, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ और शायद प्रोग्राम में आगे चल के ये बात करूंगा, कि बाबर की अपनी ग्रेटनेस इतनी ज्यादा हो गई है ना कि उसकी कप्तानी की जो गलतियां हैं उसको अब इग्नोर कर दिया जाता है. और कभी कभार ऐसे ही होता है दैट टू मच सक्सेस. मसलन फर्ज करें अगर आज पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया ना वेट लिफ्टिंग में, अब इनाम बट हमारा जो है वो गोल्ड मेडल जीत जाता है, एक और गुजरावाला का हमारा शहजादा, फिर हमारा मियां चुन्नू का प्रिंस जो है अरशद, वो जीत जाता है अज्यूमिंग गोल्ड मेडल, तो पाकिस्तान विंस 3 गोल्ड मेडल लेट्स से, एक फॉर आर्ग्यूमेंट से. पता इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारी कॉमनवेल्थ में परफॉर्मेंस को कामयाब करार दिया जाएगा और उसका जो बहुत बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि हमारी जो अहमकाना हरकतें हैं और हमारी जो बेवकूफ़ियां उन पर पर्दा पड़ जाएगा. ठीक है जी. जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हुआ, ओलंपिक एसोसिएशन हुई, पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन हुई, इन सब की गलतियों पे जो है ना वो पर्दा पड़ जाएगा और कहेंगे जी हमारा तो बड़ा अच्छा कॉमनवेल्थ गेम गया. नो, दैट्स नॉट द केस. अ कंट्री विद 220 मिलियन पीपल शुड हैव बीन डूइंग बेटर देन दिस. अब जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि सेम गोज विद बाबर. आई मीन द टीम सिलेक्शन एंड ऑल, एंड आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या मेंटल स्टेट या क्या सोच चल रही है जिसके मुताबिक ये टीमें बनाई गई हैं. 12 तफसील से इस पे जो है वो नजर डालेंगे. अखबारात जो हैं वो मेरे पास मुकम्मल आ चुके हैं और या गुड टू सी पाकिस्तानी एथलीट्स फीचरिंग ऑन डॉन्स फ्रंट पेज टुडे. और उसके अलावा जो खबर आई है वो खबर आई है जनाब वाला नहीं, खबर नहीं आई है. इसके अलावा हम आगे चल के प्रोग्राम में जो है ऑफ कोर्स मैंने आपको ये बताया था दैट वी विल टॉक अबाउट द चाइना ताइवान थिंग एंड हाउ इज चाइना रिस्पोंडिंग टू दैट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नैन्सी पेलोसी आई, 18 घंटे 19 घंटे ताइवान में गुजारा और वहां से चली गई. अब व्हाट कैन चाइनीज डू? मैं देख रहा था कल 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में लोग कह रहे थे यार चाइनीज तो बहुत ही ढीला मुल्क निकला, ये निकला. आई मीन आई डोंट नो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग कि चाइना उनका जहाज गिरा देगा. नैन्सी पेलोसी क्या कर देगा, क्या चाह रहे हो? ताइवान टाइपे के एयरपोर्ट को मिसाइल से उड़ा देगा चाइना.
एनीवे समझ में नहीं आ रहा था, बट बहरहाल लोग कह रहे थे यार चाइना तो बड़ा डरपोक निकला. ठीक है, फाइन, चलें जी, देखते हैं इस चीज के हवाले से भी जो है वो हम जरूर बात करेंगे फॉर श्योर. एंड देन और क्या खबर है, ये हो गई बात. इमोरल ऑयल एंड गैस प्रॉफिट मस्ट बी टैक्स्ड. हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का एक बयान आया है ऑयल कंपनियों के खिलाफ. ना ये आमतौर से आप सुनते नहीं है. अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश इनका नाम है, और उन्होंने बड़ा सख्त बयान का, मैं सुबह इत्तेफाक से सुन रहा था एंड उनकी आवाज में पहचान गया मैंने. गुटेरेश साहब वैसे बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, बट ही साउंडेड वेरी एग्रेसिव, और वो गुस्से में साउंड कर रहे थे. तो पता ये चला कि वो ऑयल और गैस कंपनियों के खिलाफ बात कर रहे थे. वो कह रहे थे कि यार इनकी पार्टी लगी हुई है, ये लोग अरबों अरबों डॉलर कमा रहे हैं. तो वो कह रहे थे यार इनको टैक्स करो, इनको बुरी तरह टैक्स कर दो, और इनको बुरी तरह टैक्स करने के बाद जो है ना वो ये लोगों को बेनिफिट पहुंचाओ, इसका पास ऑन these revenues to the people. बहरहाल चलें जी. ओके यार, ये खबर मेरे सामने नजर आ रही है इस वक्त, इसमें कराची के हवाले से आई हुई. कराची में फिर तूफानी बारिश की पेशगोई और सैलाब का खदशा. जी, दरमियानी शिद्दत की मानसून हवाओं का मशरकी सिंध में दाखिल होने का इम्कान. अल्लाह खैर करे यार. कराची में वैसे इस बार तो बहुत बारिश हो गई है, और दिस इज लाइक द पीक. अगस्त इज लाइक द फर्स्ट 2 वीक इज द पीक मानसून टाइम हियर. तो कहते ये हैं कि अगस्त के बारे में वैसे ही कह दिया था कि यार 2-3 सिलसिले जो हैं वो मानसून के आ सकते हैं. यार मैंने आज फिर ट्विटर पे तो वो वीडियो लगाई है, वो गटर हमारा जो है ना उसको वो बह रहा है, वो बह जा रहा है. वो 1 महीना से तो ज्यादा हो चुका है, क्योंकि वो 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त उसकी पहली एनिवर्सरी हमने मनाई थी गटर बहने की. तो मैंने उसमें टैग भी कर दिया था मुर्तजा वहाब को. कोई एक्शन तो उसमें हुआ नहीं. वो एक्शन कुछ बेचारा कर भी नहीं सकता, ऐसी वीक सा आदमी है. उन्होंने ऐसी एक कठपुतली सी बैठा दी है वो ना उस सीट पे. लेकिन मैं आज सुबह मैंने यही बात बोली, मैंने कहा यार जब आप सड़कों के नाम, ब्रिजेस के नाम, अंडरपासेस के नाम, मशहूर सियासतदानों के नाम पे रख लेते हैं ना, तो कराची में आधे जो है वो शुहदा के नाम पे रखे हुए हैं ना, वो एक ही खानदान की, आपको पता है, उन्हीं के नाम पे वो चीजें बनी हुई हैं सारी. तो अब ये जो गटर बह रहे होते हैं, कचरा कुंडियां होती हैं, ये भी किसी ना किसी पॉलिटिशियन के नाम से होना चाहिए ना. मैं ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जो बानियान, तो वो उन्होंने तो बड़े ही जबरदस्त अजीम लोग थे, वो उनकी तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो आजकल के सियासतदान है इनके नाम से होना चाहिए ना. इस गटर का नाम मैंने रख दिया है, जो गटर बह रहा है, चश्मा जो बहता है जिससे फैज फूटता रहता है पूरा दिन, उसका नाम मैंने रख दिया है. वो मैंने ट्वीट कर दिया, उस हवाले से आप लोग पढ़ सकते हैं. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है, बाकी आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. तो माशाल्लाह जी, जैसे कि मैंने कहा, हमारा हर लिसनर अपनी ये कौमी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है इनाम बट के हवाले से. माफी का इनाम बट नहीं, अल्लाह करे इनाम बट के लिए भी हम ट्वीट करें गोल्ड मेडल का. मैं यहाँ नूर दस्तगीर बट की बात कर रहा हूँ. सो चलें जी, शाबाश, छा जाएं यार, बट जो है वो जिताते रहें पाकिस्तान को. एंड गुड, आगे बढ़ते हैं. क्या खबर है, जुहेब साजिद चीमा साहब कहते हैं, आई एम योर न्यू लिसनर नासिर चीमा ऑफ योर्स एडेड विद अस. अच्छा ओके, तो जुहेब साहब ने एक नए लिसनर नासिर को ऐड किया है, तो दोनों चीमा इसलिए कंफ्यूजन हो गया था, बट नासिर चीमा साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, अरमो खान दाऊद कहते हैं मेरे लिए आतिफ का एवरग्रीन और सबसे आला गाना है, ही हिमसेल्फ कुडंट इंप्रूव ऑन हिज ओन परफेक्शन. क्या बात कर दी. वैसे वाकई सीरियसली आतिफ ने ये गाना एक तो बड़ा कमाल गाया है, एंड यार आतिफ वैसे भी ना कमाल सिंगर बन गया है यार, बेहतरीन सिंगर बन गया है. कुछ जगहों पे वो गाना ऐसा उठाता है ना कि हम जैसे कराओके पे ढोलकी सिंगर जो है ना वो हमें फंसा देता है यार. वो नहीं, आप नहीं गा सकते यार वो गाना, वो उठा ही नहीं सकते, वो उस स्केल पे आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते जो आतिफ कर रहा होता है. कमाल सिंगर यार, एंड दिस इज ग्रेट. महनाज ने भी इस गाने को पसंद किया. वो कहती हैं आई थिंक रीमिक्स वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग इज बेटर. यार आई एम सॉरी यार, आई एम जनरली नॉट अ बिग फैन ऑफ रीमिक्स सॉन्ग्स. मुझे रीमिक्स गाने जरा समझ में आते नहीं है, और चंद एक रीमिक्स हैं जो कि इंस्टेंट कर्मा ने रीमिक्स किए थे किशोर के गाने एंड ऑल, जो मुझसे मैं एंजॉय करता हूँ. बाकी उसके अलावा नहीं यार, सीरियसली नो. ओके देन वी गॉट पीर ज़हीर कहते हैं तेरे बिन, वाह हार्ट टचिंग सॉन्ग, जमाना याद आ गया. क्या बात है सर, जबरदस्त. अच्छा जी, ये इमरान अहमद को भी ये गाना पसंद आया, बहुत अच्छी बात है. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू. जावेद मलिक कहते हैं माय ट्रैवलिंग बिकम अमेजिंग व्हाइल लिसनिंग टू योर शो, यू आर द बेस्ट आरजे इन द वर्ल्ड. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. मैं वर्ल्ड नहीं, आप मुझे बेस्ट आरजे इन कराची रहने दें, मैं उसमें बहुत खुश हो जाऊंगा, यकीन जानिए आप. लेकिन थैंक यू, बहुत शुक्रिया जावेद साहब. माशाल्लाह आप अपनी नवी गाड़ी पे इस वक्त गाड़ी चलाते हुए मेरा शो सुन रहे हैं, और अफसोस की बात है कि तस्वीरें भी ले रहे हैं आप. सर दिल तोड़ दिया आपने. एनीवे, आसिफ हयात कहते हैं नैन्सी पेलोसी आई, आग लगाकर चली गई. देखिए यार आसिफ साहब, मैं इस पे बात करूंगा ना, नहीं आग वाग लगा के चली गई, अभी गेम खत्म नहीं हुई है. मेरा ये ख्याल है गेम अभी शुरू हुई है.
क्योंकि चाइनीज नहीं भूलने वाले ये चीज यार. उमेर कहते हैं अदील भाई, एनी थॉट्स ऑन शैला रजा एज विमेन हॉकी टीम मैनेजर? या लॉट्स ऑफ थॉट्स अबाउट दैट. मैं जरा उसमें मुख्तसरन अभी बात करें या बाद में बात करें इस पे, बिकॉज मैं पाकिस्तान हॉकी को इस वक्त बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ और ये क्यों बनी है मैनेजर पाकिस्तान हॉकी टीम, मुझे इसकी भी वजह बहुत अच्छी तरह पता है. सो आगे चल के बात करेंगे इस पे, ये डिस्कशन भी ड्यू रहा है. अब कुछ सारा कुछ अभी बता दूंगा तो फिर प्रोग्राम बाद में कौन सुनेगा यार, आप लोग बंद करके चले जाएंगे. आज तो अदील ने सब बता दिया, अब ये सिर्फ गाने चलाएगा, वही अपने किस्से पटे पुराने वाले. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? उमेर पंजवानी कहते हैं समथिंग अदर देन स्ट्रिंग्स. नाइस. अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग्स चलाते हैं शो में यार, अजीब बात कर दी. मैं जुनेद भाई चलाता हूँ, लोग कहते हैं यार जुनेद भाई चलाते रहते हो, तो गलत बात है यार. तला कहते हैं हाउ मेनी मोर चांसेस हैव वी गॉट टू गेट मेडल्स? टॉप क्लास परफॉर्मेंस बाय नूर दस्तगीर बट. तला मैंने थोड़ी देर पहले इसके हवाले से बात की थी. पाकिस्तान हैज गॉट सॉलिड चांसेस ऑफ विनिंग सम मेडल्स इन रेसलिंग, और उसके अलावा हमें फील्ड इवेंट में, हम जैवलिन थ्रो में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है मेडल जीतने की. इसके अलावा पाकिस्तान के बॉक्सर तो कल हार गया, वो बेचारा क्वार्टर फाइनल में हार गया यार. हमारा बॉक्सर इंग्लैंड के बॉक्सर से हार गया वो. पाकिस्तान टेबल टेनिस में आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम फहद ख्वाजा. हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं उसके साथ. उसका राउंड ऑफ 32 में वो आ गया है, विच इज स्टिल लाइक प्री क्वार्टर फाइनल आप कह सकते हैं, नॉट इवन प्री क्वार्टर फाइनल. सो वहां से आगे कैसे जाएगा दैट रिमेन्स टू बी सीन. सो अगर आप मुझसे पूछें रियलिस्टिकली हमारे मेडल की उम्मीदें जो हैं वो यही हैं, अभी बस रेसलिंग में है और कुछ ट्रैक. इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो बोनस होगा हमारे लिए. रेसलिंग में आई थिंक वी कैन विन एटलीस्ट 2 मेडल्स. सो फिंगर क्रॉस. एंड देन आसिफ मंसूर साहब शेयर करते हैं द ग्रीनेस्ट एनर्जी इज द एनर्जी वी डू नॉट यूज. क्या बात है, जबरदस्त. सोचिए इस बारे में. द ग्रीनेस्ट एनर्जी इज द एनर्जी दैट वी डू नॉट यूज. ऑलराइट, ठीक है जी. और क्या राना ने भी इस गाने को पसंद किया, कहती हैं ब्यूटिफुल सॉन्ग, जबरदस्त जी. इसके अलावा डॉक्टर हुमायूं का मैसेज आया है और कहती हैं अम्मी इज लिसनिंग टू योर शो इन कार अलोंग विद राइफ एंड माय वाइफ. जबरदस्त. डॉक्टर हुमायूं की वालदा को हमारी तरफ से बहुत जबरदस्त किस्म का सलाम. आप कॉमरेड होते तो मैं कहता सुर्ख सलाम, लेकिन नहीं जी, आपको सलाम और आंटी दुआओं में याद रखिए. इसके अलावा अंजुम कियानी साहब कहते हैं सलाम भाई, गुड टू हेयर यू एवरी डे. थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर. अच्छा, आपने तस्वीरें शेयर की हुई थी थर की, वो मैंने देखी नहीं थी. बड़ी खूबसूरत तस्वीरें. थर का मैंने जिक्र किया था आपसे. इस बार बहुत बारिश हुई है थर के इलाके में और उसका जो फायदा होता है वो हमेशा ये होता है दैट इट टर्न्स वेरी ग्रीन. अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कराची, उनके लिए बड़ा अच्छा स्पॉट है थर ट्रैवल करने के लिए. और अब क्योंकि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स अ लॉन्ग वीकेंड व्हिच इज कमिंग, सो आई नो सो मेनी पीपल हु विल बी ट्रैवलिंग टू अदर सिटीज. बल्कि मेरा तो एक दिन एक्स्ट्रा लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो मैं तो सोच रहा था यार गाड़ी लेते हैं और चलते हैं यार, जहाँ गाड़ी रुकती है जाके वहीं रुकते हैं. बट फिर कुछ ना कुछ काम आड़े आ ही जाता है. मैंने कहा यार टीवी शो करते हैं, रात में निपटाते हैं फ्राइडे नाइट, और बस गाड़ी लेते हैं और लेट्स जस्ट हिट द मोटरवे. एंड लेकिन फिर बेगम साहब को याद है यार सैटरडे को वो इतना इंपॉर्टेंट काम था, सारा प्लान खलास. मैंने कहा बस अब नहीं जा रहे हैं, खत्म, गेम खत्म, प्लान गॉन. ऑलराइट, गाना सुनते हैं बहुत अच्छा सा और मिलते हैं आपसे इसके बाद. सो मैंने वैसे अभी तक प्लेलिस्ट देखी नहीं है. ओहो, मेरे 2 बड़े फेवरेट गाने इसमें आए हुए हैं. अच्छा, ठीक है. नूरी भी नजर आ रहे हैं, मीशा शफी, जुनेद भाई, वेरी गुड. नबील शौकत अली तो हम ऑलरेडी चला चुके हैं. फरहान सईद के 2 गाने हैं, तो उसका एक गाना को पता मैं बहुत चलाता हूँ, तो अभी हम उसको बाद में चलाते हैं. पहले हम सुन लेते हैं ये वाला गाना, और ये भी गाना मुझे पसंद है. दिस इज आयशा उमर विद लागेरे नयन. चलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 7:50 इज द टाइम. सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. दैट वाज आयशा उमर, कोक स्टूडियो सीजन 6 आई अज्यूम. कमाल गाने थे भाई इसके, मास्टर क्लास थी वो. जिस वक्त आए थी तो वो इतने हिट नहीं हुए थे, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था. बिल्कुल अंदाज अपना अपने वाला गेम थी यार जब आई थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या मास्टर क्लास बन गया है यार. लेकिन बाद में फिर कल्ट फॉलोइंग है इसके गानों की, इसमें कोई शक नहीं है. ओके, देन वी हैव गॉट शैला वकाश. शी सेज आफ्टर जुनेद भाई आतिफ इज द वन, जो गाता है कमाल गाता है. बात बिल्कुल आपने दुरुस्त की है. इसके अलावा हसन शेख, आपने जिस गाने की बात की उसको चलाने में मसला होगा, तो वो गाना हम नहीं चला सकते. आई एम सो सॉरी. देन हसन रिजवी साहब कहते हैं वी हैव 2 लाइफ्स. ओके, सेकंड वन स्टार्ट्स व्हेन वी रियलाइज वी हैव ओनली वन. कन्फ्यूशियस.
बड़ी अच्छी बात करके चला गया कॉन्फ्यूशियस यार. वी हैव टू लाइफ्स, द सेकंड वन स्टार्ट्स व्हेन वी रियलाइज वी हैव वन. आई रियली होप कॉन्फ्यूशियस ने कहा यार. एक तो इंटरनेट का ये बड़ा मसला है ना, पता नहीं किसी के नाम से किसी के भी कोट होते हैं ना. मकबूल भाई के कोट हैं वो आ जाते हैं रूमी. ये आप भी कहते हैं अबे रूमी किस चक्कर में था, क्या कौन सा क्या पी के आ गया था, कौन सा सुट्टा मार के आया रूमी जो ऐसी बात कर दी. पता चलता है रूमी ने तो बोली नहीं थी ये बात यार. तो खैर अभी खान साहब ने भी कर दिया था ना वो मिर्जा गालिब ड्रामे का डायलॉग, तो उन्होंने कहा जी तो मिर्जा गालिब का शेर. अरे यार ये देख लिया करें ये बातें यार. ठीक है, वो एक बार हमारी लिस्टर ने भेजा ना, इकबाल के नाम से शेर भेज दिया. मैंने पढ़ भी लिया, बाद में लोगों ने कहा कोई इकबाल नहीं था यार, ये पता नहीं कौन था, ये कोई शकील इकबाल होगा कोई. हमने अल्लामा इकबाल समझ के पढ़ दिया शेर. एहसन इकबाल साहब, लेकिन हाँ ये जेन्युइन एहसन इकबाल, ये वाले एहसन इकबाल नहीं है, बेटर पाकिस्तान वाले. कहते हैं पाकिस्तान में आज नहीं पाकिस्तान अदील भाई, मैं आजकल आपका प्रोग्राम 7:15 तक सुन पाता हूँ. 8 बजे तक आप हर टॉपिक पर कहते हैं आगे बात करेंगे. तो भाई आप ही लोगों के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं. अभी हमारे डिजिटल मीडिया टीम के हेड आज खुद आए हुए यहाँ पे खड़े हुए इस वक्त शो रिकॉर्ड कर रहे हैं. इनको शुक्रिया करते हैं उनका कि वो यहाँ पर मौजूद हैं. सो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यार, शो रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर रहे हैं. तो आप जो है वो एहसन इकबाल साहब, जब आप दफ्तर से वापस जा रहे हो तो आप हमारा YouTube शो सुना करें, देखा करें, सुन लिया करें. गाड़ी में तो सुना ही करें, देखा मत करें उसको. और जो चीज़ें मैं टॉपिक पास ऑन कर देता हूँ फॉर द लेटर हाफ ऑफ द शो, उनको आप वहाँ पे सुन सकते हैं. सो या दैट्स दैट, मुझे आपको यही कहना था. ओके, और क्या सीन है. देन वी हैव गॉट शाहरुख कहती हैं मॉर्निंग, आई एम ट्रैवलिंग टू कराची फॉर अ लॉन्ग वीकेंड, होप द वेदर स्टेज गुड एंड नो रेन प्लीज. अरे भाई बहुत बारिश होने वाली है कराची में वीकेंड पे. ये आज रात से कह रहे हैं बारिशों का सिलसिला शुरू होना है जो कि मंडे तक जाएगा. तो भाई सोच समझ कर आइएगा, अपने रिस्क पर आए इस वक्त कराची में आप. मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कराची की टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर रहा हूँ मैं अपने उनसे. लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, फायदा क्या यार, आप इधर आए और घूम फिर ना सकें ठीक से कराची में यार. आप बंस रोड पे बैठ गए, इतना गटर का पानी होगा बंस रोड पे, वहाँ कैसे बैठ के आप जो है बन कबाब खाएंगे यार. या फिर आप जो है वो वहाँ पे फ्राइड कबाब जाहिद के जाहिद नहीं क्या था यार, वो फ्राइड कबाब जो है वहाँ पे वो खा सकेंगे आप. ऐसा कैसे हो सकता है, मजा नहीं आएगा आपको फिर. तो इसलिए सोच लें यार, गुड लक टू यू, आपकी मर्जी है आगे. देन वी हैव गॉट ब्रो. यार फहीम भाई ये मजहबी सवाल ना पूछा करें. नहीं मैं नहीं रोजे रखता. अरे मेरा मतलब रमजान में रोजे, फर्ज रोजे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की उम्र से हमेशा फर्ज रोजे रखे हैं. लेकिन जो नफली रोजे हैं ये मैं जरा इससे थोड़ा सा स्किप कर जाता हूँ मैं. नहीं, इसके पीछे कोई जो रोजा रखता है उसके लिए सुभान अल्लाह जरूर रखना चाहिए जी, बिल्कुल रखें आप. लेकिन मैं थोड़ा स्किप कर जाता हूँ इनको. माजिद साहब कहते हैं, माजिद मुमताज, आई एम रिक्वेस्टिंग व्हाट्सएप लिंक फॉर क्वाइट सम टाइम. ओहो ये तो कोई धमकी लग रही है मुझे. अभी भेज रहा हूँ भाई आपको, मैं डर गया यार आपका मैसेज पढ़ के. मैं अभी भेजता हूँ भाई. अच्छा जी, अली डार कहते हैं प्लीज वेलकम आफ्ताब साहब एंड वहीद साहब इन आवर कारपूल. दुआ करें इंक्रीमेंट 30% से ज्यादा लग जाए. आला सॉन्ग. इंक्रीमेंट 30%? यार आप तो हल्के ही नहीं आ रहा है यार. वो भाई 10-15% मिल जाए तो उस पर खुश हो जाए. तो मैं जिस टीवी चैनल के लिए काम करता हूँ वहाँ पे कल ये अच्छी खबर आई. मेरी बर्थडे वाले दिन मैं बर्थडे का केक काट रहा था, बाहर तालियां बज रही हैं. मैंने कहा यार इतना पॉपुलर हो गया हूँ मैं यहाँ पे, यानी मेरी बर्थडे का केक में पूरे न्यूज रूम में तालियां बज रही हैं. पता चला जी HR हेड ने आके अनाउंस किया है कि जी अक्रॉस द बोर्ड 15% जो है ना वो नॉट अक्रॉस द बोर्ड, इट डजंट अप्लाई टू मी बिकॉज वो कहते हैं जी उन्होंने एक 1 जनवरी की कट ऑफ डेट बनाई हुई थी. तो आई डोंट गेट दैट बट आई वाज वेरी हैप्पी फॉर माय टीम. दे वर वेरी हैप्पी. Everyone is very excited. They have got 2 bonuses in the year and now the increment. And media में काफी सारे मीडिया आउटलेट्स हैं salaries के बड़े जबरदस्त इंक्रीमेंट दिए हैं. And even मेरा FM was very kind this year. मैं पूरी तफसीलात उसकी आपको नहीं बता रहा लेकिन फिर भी so it's pretty cool. वहीद के कबाब यार, जाहिद तो निहारी है. वहीद के कबाब शर्म आनी चाहिए मुझे. डूब मरूं मैं उसी गटर के पानी में सीरियसली. बंस रोड पे बहने वाले चश्मा मुर्तजा वहाब. चलें जी आगे बढ़ते हैं. आयशा उमर से रिक्वेस्ट है प्लीज एक्टिंग पर तवज्जो दें सिर्फ. यार ये ज्यादती है यार आपका कोई बोझ है आयशा उमर के खिलाफ, मैं गारंटीड बता रहा हूँ यार. ये गाना इतना बुरा नहीं गाया है यार. देखो मेरे भी इख्तलाफात होंगे आयशा उमर से किसी बात पे, लेकिन यार ये गाना अच्छा गाया है यार. रहमान खिलजी साहब आपकी इस बात से बहुत नाराज हैं. अजहर अली भाई, खिलजी साहब आप निपटे अजहर अली से, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता चुका हूँ. चलें जी. अच्छा और क्या सीन है, अब जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. अच्छा जी, इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जो है ना वो महाज तैयार हो गया. देखिए मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ, ये एंड में हासिल वासिल ऐसा कुछ नहीं होना है. ये एक नैरेटिव और जबरदस्त. नून लीग मेरे ख्याल से जब से इमरान खान साहब को फारिग किया है
उसके बाद से ही पिछले 4 महीने में पहली बार नून लीग, मैं कहूँगा पिछले 5 महीने में पहली बार नून लीग अपने कम्युनिकेशन ऑफेंसिव में लीड ली हुई है, बढ़त ली हुई है. और मैंने कल काफी तफसील से एक न्यूट्रल फॉर अ चेंज एक न्यूट्रल तज्जिया किया था कि इस ईसीपी की रिपोर्ट का, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का होने क्या वाला है. और वो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं. जब प्लेइंग, उनको एक कद्दाफी स्टेडियम की विकेट मिल गई है इस वक्त खेलने के लिए. रिपोर्ट में जो मजेदार बातें, वो जोक्स लोग पढ़ते जा रहे हैं तो वो निकलते जा रहे हैं. जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो आके बयानात दे रहे हैं कि अबे मैं कहाँ से फौरन हो गया, मैं तो जलालपुर जट्टा का हूँ. लेकिन फिर बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. डॉन की आज की लीड है, इमरान बी मेड एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी इमरान को हम एक मिसाल बना के छोड़ेंगे. पीडीएम का ये कहना है. डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस टू बी फाइल्ड अगेंस्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर. पीडीएम वांट्स पीटीआई चेयरमैन हेल्ड प्लेस्ड ऑन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट. दुनिया का रोजनामा दुनिया की लीड है, ममनुआ फंडिंग केस, वफाकी काबीना आज अहम फैसले करेगी. इलेक्शन कमीशन के फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के शवाहिद से साबित किया गया. मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. किसी को गिरफ्तार करना पड़ा तो करेंगे, इस पे कोई गिरफ्तारी नहीं बनती, ये मैं आपको बता रहा हूँ. ये जो करेंगे ये पहली पेशी पे जमानते होने वाली कहानी है ये. लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी करेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल दैट इज लेफ्ट विद देम. यही एक इशू बचा है इस वक्त इनके पास जिसपे पीडीएम की हुकूमत को खेलना है, और वो इस पे खुल के खेलेंगे. हाँ, अदालतों से रिप्रीव मिलेगा तो फिर लाडले वाला आर्गुमेंट आएगा. तो वही जो बातें आपके भाई कर चुका है सारा. आगे बढ़ते हैं जी. एक्सप्रेस की आज की लीड क्या है, इमरान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला, हुकूमती इत्तेहाद जंग लेकिन अलग ही धुन में है अपनी. 8 कॉलमी खबर आज एक बार फिर शाया की है. चीन से $2 अरब IMF कर्ज में पेशरफ, मुल्क की मईशत में बेहतरी के आसार नुमाया. डॉलर की कदर में 13.5 रुपए की रिकॉर्ड कमी हुई है. स्टॉक मार्केट में 877 पॉइंट का इजाफा. सोना भी सस्ता हो गया, सब कुछ हो गया. एक दिन में मुल्क की किस्मत बदल चुकी है. बहुत मुबारक हो आपको. लेकिन गाइस जस्ट बी वेरी केयरफुल. स्पेशली करेंसी मेरा टॉपिक नहीं है एरिया, मैं उसकी रीजंस कुछ जरूर बता सकता हूँ, आगे चल के हम बात भी कर सकते हैं. लेकिन स्टॉक मार्केट के इस जंप से बहुत ज्यादा इंप्रेस होने की फिलहाल जरूरत नहीं है. आगे बात करते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ब्रिगेडियर खालिद की कोयटा में नमाज जनाजा, आर्मी चीफ की शिरकत. जनरल कमर जावेद बाजवा ने, अच्छा जी, सबसे इनके खानदान से जो है वो अहल खाना से ताज़ियत की है. और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कमांडर 12 कोर कोयटा तैनात कर दिया गया है. आप जानते हैं पाकिस्तान आर्मी के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ द रीसेंट टाइम्स आसिफ गफूर साहब जो ISPR को हेड करते थे, और हमारे जो पाकिस्तानी नेशनलिस्टों में जो है वो बड़े पॉपुलर हुआ करते थे. और एक सर्टन ग्रुप उनको पसंद नहीं करता था, मेरे ख्याल अब करता होगा पसंद वो ग्रुप. लेकिन बहरहाल चलें जी. फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालना हिमाकत है. इलेक्शन कमीशन ने उजलत में 2 फैसले सुनाए, हुकूमत से मिलकर नताइज तय किए गए हैं. ओके जी. PTI का आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज, कंटेनर्स लग गए, रेड जोन को सील कर दिया गया. असद उमर कहते हैं KP के अरकान असेंबली करारदादे लेकर मुजाहरे करेंगे. पंजाब और KP के अरकान. इमरान खान कहते हैं कि इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते. इसके अलावा इमरान खान का यह भी कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल लाए, हमें टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते थे. क्या आर्मी चीफ तकर्रुरी पर सारे मुल्क को होल्ड पर रख दें? मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ना काफी खुल के बातें करने लगे हैं, और जाहिर जो है सिलसिला वो है. वजीर आजम साहब जो हैं बहरहाल, अच्छा, कौमी असेंबली नैब का दूसरा तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर, 50 करोड़ से कम करप्शन पर तहकीकात नहीं कर सकेगा. अदालत जजों की तकर्रुरी, हाई कोर्ट को निगरानी की इजाजत देने का इख्तियार वापस. ठीक हो गया जी इमरान. चलें जी, अभी हम रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का अभी हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. और सजाद अली की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना. वैसे इश्तिहारात में ये जो कमी है इसका एक फायदा ये हो रहा है कि आजकल गुफ्तगू जहाँ अच्छी हो रही है वहाँ गाने भी बहुत सारे सुनने को मिल रहे हैं. 8 बजे के बाद तो मजाल है कि मैंने कभी गाना चलाया हो, लेकिन आजकल मैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ चला रहा हूँ. लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इश्तिहारात की अब आमद है, तो इसलिए जितने गाने सुन लें अभी. ठीक है. ऑलराइट, चलें जल्दी से खेलों के हवाले से बात करते हैं. खेलों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आज सुबह से हम इसके हवाले से बात कर रहे हैं. बिग न्यूज फॉर पाकिस्तान. फाइनली पाकिस्तान has won its first gold medal. इनफैक्ट कल में पाकिस्तान ने अपने पहले 2 मेडल्स जो हैं वो जीत लिए हैं. जूडो में
56 kg कैटेगरी में पाकिस्तान के शाह हुसैन शाह ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता. ब्रॉन्ज मेडल की फाइट उन्होंने वैसे जीत ली, अदरवाइज आपको पता है कि जो थर्ड पोजीशन प्ले ऑफ होता है उसमें चौथी पोजीशन वाले को भी ब्रॉन्ज मेडल मिलता है. सो ब्रॉन्ज मेडल तो उन्होंने अपना अश्योर कर ही लिया था, लेकिन ही वन दैट फाइट बाय द वे. सो वेल डन टू देम. लेकिन बिग न्यूज केम आफ्टर मिडनाइट यस्टरडे, जब पाकिस्तान के नूर दस्तगीर बट ने जो है वो 105 kg कैटेगरी में एक नया गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया. ऑल टुगेदर स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क मिला के 405 kg लिफ्ट करने में वो कामयाब हुए, जो कि गेम्स का एक नया रिकॉर्ड है. पिछले गेम्स में गोल्ड कोस्ट में ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था नूर ने, लेकिन ही हैज इम्प्रूव्ड अपॉन हिज परफॉर्मेंस. पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जो है वो समावा के वेट लिफ्टर थे और तीसरे नंबर पर रहे इंडिया के वेट लिफ्टर. बड़ी अच्छी तस्वीरें आई हैं. मेडल जीतने के बाद वो इंडियन वेट लिफ्टर से मिलने भी गए और दोनों ने काफी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ मिलाया. लेकिन बहरहाल ये नूर के लिए आई थिंक दैट इज दिस इज अपने करियर का पीक मूवमेंट है. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम बोलेंगे उसने गोल्ड मेडल नहीं, गोल्ड मेडल वो जीतता रहा है. वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मेडल जीतता रहा है, लेकिन एशियन गेम्स में ही हैज वन मेडल. बट आई थिंक गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ, आई थिंक ये इनको याद रहेगा एंड ही कैन रियली बिल्ड अपॉन दिस सक्सेस नूर. एंड मेरे ख्याल तो वजीर आजम साहब ने भी जो है वो इनका ट्वीट किया कल. इनफैक्ट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है फैजान लखानी, उनके ट्वीट को कोट उन्होंने किया कि बट साहब को वेल डन उन्होंने कहा है. तो दैट इज ग्रेट. सो लेट्स सी कि अब जब आते हैं तो फिर क्या पाकिस्तान में रिसेप्शन मिलता है. डज इट प्रूव टू बी फाइनेंशियली लुक्रेटिव फॉर हिम एज वेल. ये एक बहुत बड़ा मैटर है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे एथलीट्स जो हैं वो इतना जो है वो पैसे नहीं बना पाते बेचारे, अनफॉर्चुनेटली. लेकिन लेट्स सी इफ दिस ब्रिंग्स इन सम मनी एज वेल फॉर नूर टू. सो बहरहाल जी, सो पाकिस्तान का पहला मेडल जो है वो रिकॉर्ड हो गया है. कल एक और जो अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के लिए वो ऑफ कोर्स आई है, दैट इज कम फ्रॉम हॉकी एज वेल. और कल पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दी है 2 के मुकाबले में 3 गोलों से. पाकिस्तान ने अपनी पहली फतह वहां भी रजिस्टर कर ली. ये मुकाबला भी लेट नाइट खेला गया, रात को 11 बजे इस मैच का आगाज हुआ था. आज पाकिस्तान अपने ग्रुप स्टेजेस का आखिरी मैच खेल रहा होगा एंड द मोस्ट डिफिकल्ट मैच. और अगर आप हॉकी के लिए दिल में दर्द रखते हैं तो जरा अपना दिल बड़ा कीजिएगा, बिकॉज आज नंबर 1 टीम दुनिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो खेल रहा होगा. ऑस्ट्रेलियंस आर इन अ वेरी रूथलेस मूड. उन्होंने तो आई थिंक कोई 11 या 12 गोलों से स्कॉटलैंड को शिकस्त दे चुके हैं. 11-12 सिफर से उन्होंने हराया था. So I expect a big margin of I'm sorry I'm sounding very pessimistic, but maybe I'm sounding a bit realistic here. So let's see if there is any surprise in store for this Pakistan team. लेकिन honestly speaking, जिस मार्जिन से भी हारते हैं, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, we have got to give this team and this coach a chance. ये इतनी जल्दी इनको फारे खुदा के लिए मत कीजिएगा. आगे हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में किस तरीके की हो रही है. उसका आपने कल नमूना देख ही लिया था कि शैला रजा साहिबा को जो है वो हॉकी टीम का मैनेजर बना के बैंकॉक भेजा जा रहा है, जहाँ पे विमेन इंडोर हॉकी टूर्नामेंट होगा. याद रहे जी, इंडोर हॉकी के लिए पाकिस्तान में कोई फैसिलिटी नहीं है. पाकिस्तानी लड़कियों ने जो है वो इसकी तैयारी हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में की, यहाँ कराची में, जिसको अब अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम कहा जाता है. और हमने एक रिपोर्ट भी की थी अपने टीवी प्रोग्राम में इसके हवाले से. और उनके पास ना इसकी स्पेसिफिक गियर्स हैं ना कुछ हैं. कल उनको पहली बार जो है गियर्स दी गई. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान क्या कर सकता है. लेकिन हमको ये भी पता है कि ये बेसिकली जो ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, इन्होंने कराची हॉकी एसोसिएशन की काफ़ी मदद की है कि जी काफ़ी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो ग्राउंड्स वगैरह जो हैं वो भी उन्होंने वागुजार कराए हैं. और इसके अलावा उनकी अच्छी सेटिंग है विद हैदर हुसैन पीपल्स पार्टी के जो, और ये शैला रजा जो है आई थिंक ये वजीर खेल भी रह चुकी हैं सूबा सिंध की, अगर मैं गलती पर ना हूं. मेरे ख्याल से अब तो कोई और बंदा है, अब देश सम अदर गया इंटीरियर का ही है वो. तो अब क्या है सीन के जी, शैला रजा से क्योंकि शायद उनकी कुर्बत थी तो उन्होंने यही सोच के गालबन इनको थाईलैंड अब भेज रहे हैं. अब वो थाईलैंड जाएंगी और वहाँ पे पता नहीं कुछ मैनेजर बनकर आएंगी पाकिस्तान हॉकी टीम की. लेट्स सी क्या होता है. लेकिन हमारा मीडिया काफी गुस्से में इसमें. पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हुए या पाकिस्तान के वैसे भी जर्नलिस्ट हुए, वो इस पे बड़े नाराज हैं. हैदर के पास बहुत थोड़ा सा टाइम है. हैदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं हॉकी फेडरेशन के, जीतना तो बड़ा मुश्किल है उनका, बहुत मुश्किल है जीतना उनका. लेकिन अपने इतने से टाइम में जो है ना वो
एक अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ के जा रहे हैं. ये गलत चीज हुई है ये, बट बहरहाल लेकिन अब क्या कह सकते हैं यार, ये जो होना था वो अब हो चुका है. इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है फॉर द एशियन गेम्स, फॉर द एशिया कप, सॉरी नॉट एशियन गेम्स एंड द नेदरलैंड सीरीज. और आपको अंदाजा होगा कि जी उसमें एक बड़ा नाम ड्रॉप किया गया है, हसन अली का. बिलाखिर हमारा पेशेंस जो है वो अब जवाब जो है ना वो दे चुका है. और 1 साल हो गया था हसन को परफॉर्म ना करते हुए. यानी हम यही सुनते आ रहे थे, जिससे पूछे यार ये बड़ा मैच का प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है यार, देखना क्या कमबैक करेगा, लेकिन वो कमबैक नहीं हुआ. बड़े खुशकिस्मत प्लेयर्स हैं. जाहिर है ये बाबर का जो इनर सर्किल है उसके ये प्लेयर्स हैं और उसका इनको फायदा भी हो रहा है. और उनका फायदा यही हुआ है कि अपनी तमाम तरह में इतनी नाकामियों में अगर किसी और को अगर मौका मिलता तो अब तक प्लेयर बन जाता. बट पूरा 1 साल देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद हसन. और मुझे ऐसा लगता है कि हसन अगर अब इस पे कमबैक नहीं कर सका तो उसको पाकिस्तान टीम में अब जगह बनाने में जो है ना बड़ी मुश्किल होने वाली है. ठीक है जी. बहरहाल उनको हसन अली को ड्रॉप कर दिया गया है फॉर द एशिया कप वाला स्क्वाड. और एशिया कप में अगर एशिया कप में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो फिर हसन के लिए वर्ल्ड कप में जगह बनाना भी जो है ना वो मुश्किल हो सकता है. लेकिन खैर चलें जी. नसीम शाह को जो है वो शामिल किया गया है, दोनों स्क्वाड में शामिल हैं. शाहीन शाह अफरीदी जो हैं इनको भी टीम में रखा गया है, लेकिन उनका कहना ये है कि इनके ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा है. ही मे नॉट बी प्लेइंग इन दोज मैचेस, लेकिन ही विल बी अ पार्ट ऑफ द टीम बिकॉज टीम के फिजियो के साथ जो है उनको टाइम गुजरवाना चाहते हैं. ओके जी. इसके अलावा वन नोटेबल एक्सक्लूजन इन द साइड इज शान मसूद. अपनी तमाम बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद इस काबिल नहीं समझा गया है कि शान मसूद को जो है वो नेदरलैंड्स के खिलाफ भी खिलाया जाए. मोहम्मद वसीम की बातें हम सुनते रहते हैं, उनकी आय बाय शाही एंड ऑल. यानी यार इनको जो नैरेटिव फिट बैठता है ना वो अपना सेट कर देते हैं. कहीं पे बगैर किसी एक्सपीरियंस के अब्दुल्ला शफीक को खिला देते हैं, कहीं पे हारिस को जो है जिसने ओपन में रन किए तो उसको मिडिल ऑर्डर पे खिला देते हैं. यानी अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं. शान मसूद पे लेकिन आगे जो है ना ये फंस जाते हैं और शान मसूद पे आगे कहते हैं कि जी ओपनिंग में कोई जगह नहीं है, कोई स्लॉट नहीं है. अबे भाई नेदरलैंड्स के खिलाफ नहीं खिलाओ ना अपने फुल टाइम ओपनर्स यार, मत खिलाओ यार. दे दो ब्रेक किसी को यार, रिजवान को दे दो ब्रेक यार, या कोई एक तजुर्बा कर लो यार, कुछ कर लो. नेदरलैंड्स के खिलाफ आप अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड लेकर जा रहे हैं, नहीं खिला रहे आप शान मसूद को. बहरहाल जी नहीं लेकर जा रहे. सऊद शकील को भी जगह नहीं मिली है पाकिस्तान स्क्वाड से, तो इफेक्टिवली कराची हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन येट अनदर पाकिस्तान टीम. अब जो बजाहिर लगता है वो यही लग रहा है कि बाबर एक बार बोल चुके हैं ये बात, ड्रेसिंग रूम, ये बेसिकली चीफ सेलेक्टर बोल चुके हैं, ड्रेसिंग रूम के माहौल में सेट होने वाला. तो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का ऐसा लगता है एक मखसूस माहौल बन गया है जिसमें कुछ खिलाड़ी सेटल नहीं हो रहे हैं. जिसमें ऑफ कोर्स आपको अंदाजा हो गया है कि शान मसूद सेटल नहीं होते, इमाद वसीम इसमें सेटल नहीं होते. इन सब में एक कॉमनैलिटी है, मैं उस पर तफसील में जो है ना वो नजर नहीं डालूंगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं. बहरहाल जी बाबर आजम, रिजवान फखर, हैदर अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, शाहनवाज दहानी, नसीम शाह एंड मोहम्मद वसीम. पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत फ्रेजाइल है, बहुत फ्रेजाइल है. अगर आपका मिडिल ऑर्डर इज आसिफ अली, इफ्तिखार एंड खुशदिल शाह, और अगर ये आपका मिडिल ऑर्डर मेकअप नवाज, गाइस वी आर वॉकिंग. ये देखें, ये आसिफ अली और ये जो है ना इफ्तिखार, ये 17वें 18वें ओवर में आके आपको 20-30 रन बना के चले जाएंगे, उसके लिए ये सही प्लेयर्स हैं. लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि 12वें ओवर में अगर 4 खिलाड़ी आउट हो गए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आखिर के 8 ओवर्स में आसिफ अली मैच बनवा के देगा, आप बहुत गलतफहमी का शिकार हैं. अल्लाह रहम करे. पाकिस्तान टीम हमारी प्यारी टीम है, प्यारा वतन हमारा, मोहब्बत है हमें इससे, हम उनके लिए दुआ गो हैं. लेकिन बात चीजें ना बड़ी आपको फ्रस्ट्रेट कर देती हैं कि क्या हो रहा है यार इस मुल्क में और क्रिकेट टीम सिलेक्शन में. अभी हम बड़े ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे. उस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Farhan Saeed with Satya, another song that features a lot in my show, और क्योंकि मुझे पसंद भी बहुत है और प्लेलिस्ट में भी जो है ना वो काफी डाला जाता है. So जबरदस्त, great. चलें जी, अब this is the time of the show when I catch up, when I at least try to catch up on all the messages for the past for at least 45 minutes. So here we go. मलिक जरीन अमान कहते हैं भाई इफ़त उमर क्यों इतनी एंटी पीटीआई हैं और सिंगर जवाद अहमद भी. अब देखें, बाज इस तरह प्रो पीटीआई भी हैं, तो इफ़त और जवाद अगर एंटी पीटीआई हैं तो फिर आप उनको भी बर्दाश्त करें. जहाँ इतनी सारी सेलिब्रिटीज, ये फरहान सईद बड़े बड़े प्रो पीटीआई हैं बाय द वे. तो हर एक का अपना ओपिनियन होता है, बट तहजीब और शाइस्तगी का दामन जो है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए. मैं ये देखता हूँ कि जवाद की तो लिल्लाही बहर है इमरान खान के खिलाफ ना, वो तो पता नहीं यार, वो ट्वीट ही सिर्फ इमरान खान के खिलाफ करता है. वो तो लगता है पैदा ही हुआ है ट्विटर पे, पैदा इसलिए हुआ है कि मैं इमरान खान को ना ट्रोल करूंगा मैं और कुछ भी नहीं करूंगा मैं. भैया तेरा काम गाने बनाना था, 20 साल में तूने एक हिट सॉन्ग नहीं दिया है इस पाकिस्तान कौम को.
लेकिन नहीं, वो बस सुबह उठता है, वो मीम था ना, वो सुबह उठो, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला, सुबह उठो और मार खाओ और सो जाओ. तो जवाद का यही है, सुबह उठो, पूरा दिन इमरान खान के खिलाफ ट्वीट करो और फिर सो जाओ. इफत उमर का भी कुछ यही सीन है. तो इनका पर्सनल इशू लगता है काफी ज्यादा, पता नहीं क्या हुआ था. आगे बढ़ते हैं जी. कपिल शर्मा साहब ने एक ट्वीट शेयर किया है. ह्यूज डिप्लोमेटिक मूव, अफगान प्लेयर्स एट चेस ओलंपियाड इन इंडिया posing with present Taliban flag, but Team Afghanistan is competing under old Afghanistan flag. While Taliban government flag unfurling means independent and present in अच्छा, मैं आपका ये ट्वीट समझ में नहीं पाया, लेकिन बहरहाल आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान का नया फ्लैग भी और पुराना फ्लैग जो है वो भी है. चलें जी, ग्रेट, जबरदस्त जी. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत प्रैग्मेटिक है इस चीज़ के हवाले से. जिनको आज गालियां दे रहे हैं, कल उनको अपना बाप बना लेंगे. ये चलती है, ये बात चलती है. इसमें कोई फर्क नहीं है. डिप्लोमेसी में कोई वर्ड आखिरी नहीं होता. एटलीस्ट इसमें कोई शक नहीं है दैट देव गॉट अ वेरी सीजन्ड मैन हु इज हेडिंग देयर फॉरेन पॉलिसी. हम जब पाकिस्तान को देखते हैं तो हमारे पास ज़ाहिर है तीन फॉरेन मिनिस्टर्स हैं. पता है आपको? सोचें आप, कभी कभार आपको समझ में भी नहीं, बस चार फॉरेन मिनिस्टर हैं. 3 के नाम ले सकता हूँ, 1 का मैं नहीं ले सकता नाम. लेकिन बहरहाल चलें जी. ताहिर अली साहब कहते हैं, सलाम अदील भाई एंड ऑल द लिसनर्स, व्हाट अबाउट राहत फतेह अली? क्या हुआ राहत फतेह अली को? गाने गा रहे होंगे आजकल, तो शोज करते हैं प्राइवेट, वो उसमें अच्छे पैसे बनाते होंगे. कुछ हुआ? अल्लाह खैर करे, बता दें भाई मुझे. ट्रेंड भी नहीं कर रहा है ट्विटर पे अभी, तो ठीक ही होंगे इंशाल्लाह. आगे बढ़ते हैं. एंड देन वी हैव गॉट जुल्फी कहते हैं, दुआ कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कर लें कि बस इंक्रीमेंट मिल जाए. अल्लाह ताला आपको भी बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दे, आमीन सुम्मा आमीन. इमरान खान ने बताया वहीद के कबाब. बिल्कुल जी, मैंने इस पे बात कर ली है. रिजवान जकी कहते हैं, अदील साहब, एक्चुअली ऑल मीडिया गॉट प्लेंटी ऑफ अमाउंट फ्रॉम शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, सो दे आर पेइंग द हाईएस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड बोनस. यार रिजवान भाई, ये बातें जरा थोड़ी सी ना, ये हमारे गली मोहल्ले के लेवल पे बातें ठीक लगती हैं ये, लेकिन ये एक्चुअल ऐसा फैक्ट है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छा, देन वी हैव गॉट आसिफ खान कहते हैं, बेटर इंडेक्स योर यूट्यूब वीडियोस, इट हेल्प इन सम बैंड वेबसाइट्स, हेल्प्स इन फाइंडिंग टॉपिक्स. बैंड वेबसाइट्स, ओके. यार असल में प्रोग्राम का जो फ्लो है वो इतना रैंडम होता है कि उसको इंडेक्स करने का कोई फायदा नहीं है. आई मीन, आई डू टेक अप टॉपिक्स इन मे बी 1 or 2 ऑफ माई लिंक्स, बट उसके अलावा इट्स ऑल रैंडम डिस्कशन, सो इसलिए इसको इंडेक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है. बट मे बी समडे वी विल डू दैट. अच्छा जी, तला खुबैब कहते हैं, हाउ डू यू फील व्हेन फजलुर रहमान सेज के वो दूध के धुले हुए हैं और सच्चाई के अलम बरदार हैं? जो बिल्कुल आप फील करते हैं तला, मैं बिल्कुल वैसे ही फील करता हूँ, इसमें और कुछ बताने की बात ही नहीं है. लोन शमीम कहते हैं, आतिफ का हर सॉन्ग इंडिया में धूम मचा चुका है. बिल्कुल ऐसे ही है. एहसन परवेज कहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग इज एनहांसिंग योर एक्टिंग स्किल्स, यू विल बी अ वैल्यू एडेड एडिशन इन द ड्रामा इंडस्ट्री. ओके, मुझे ऐसा लगता नहीं है वैसे, लेकिन आप कहते हैं तो मैं मान जाता हूँ. एक्टर में हमेशा से बहुत बड़ा रहा हूँ यार, क्या बताऊँ मैं आपको. अपने जौहर नहीं दिखा पाया, इस हीरे को किसी ने परखा नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं. चलें जी, ओके. रहमान खिलजी साहब डिफेंस पे आ गए इस गाने के हवाले से, क्योंकि अजहर अली साहब ने जो है ना आयशा उमर को बुरा भला कहा था. जो गाना मैंने उनका चलाया था, एक ही गाना है उनका हिट, तो उस पे अब खिलजी साहब, मुझे पता है इस गाने के बड़े फैन है, तो वो अब डिफेंस पे जो है ना वो आ गए हैं. जबरदस्त, ग्रेट सर. फहद मुशर्रफ कहते हैं, thanks to your informative show for the last 5 years, I am listening to you while going to the office. I gain much info to discuss issues on a daily basis in office chats. जबरदस्त, भरम मारते हैं भाई को, क्रेडिट देते हैं वहाँ पे. ये बताइए आप मुझे, तो फिर मजा तब आए ना, वरना काफी सारे लोग भरम मार के आते हैं यार. लोग भी कहते हैं इसको कितना पता हो यार बंदे को, लेकिन खैर. और अक्सर लोग बताते. हाँ, एक बड़ा जबरदस्त मैसेज आया था, उन्होंने कहा मैं किसी को बताता नहीं हूँ, मैं आपको शो सुनता हूँ, बिकॉज अगर मैंने बताना शुरू कर दिया तो फिर सब सुनना शुरू कर देंगे. कितने गलत लोग हैं आप लोग, कितनी गलत बात है. अच्छा जी, इरफान अहमद कहते हैं, अबाउट रेफरिंग टू जंग हेडलाइन, यू रेड इट लाइक इट वाज वजी सानी. चलें जी, वजी, आपको पता है मैं और वजी एक जमाने में वी स्टार्टेड फ्रॉम द सेम रेडियो स्टेशन, अपना कराची 107. तो वजी यूज्ड टू बी एन आरजे देयर एंड आई यूज्ड टू बी एन आरजे देयर, सो ही मूव्ड टू टेलीविजन, ही बिकेम अ बिग थिंग, एंड हम रेडियो में रह गए तो हम यहीं पर ही हो गए. बल्कि वजी के अलावा वसीम बदामी का मैं अक्सर आपको बता दूंगी, वसीम बदामी भी हमारे साथ एक स्ट्रिंगर हुआ करते थे. ही वाज़न्ट एन आरजे बट ही वाज एन आउटडोर रिपोर्टर फॉर अस. माशाल्लाह, फिर तो आप देखें करियर में कहां से कहां पहुंच गए, क्या बात है. जमील अशरफ साहब, इंजीनियर जमील अशरफ साहब कहते हैं, और आपका नाम लेते ही जो है ना रिफ्रेश हो गया पेज. कहते हैं, आई सॉ यू इन माई ड्रीम टुडेज मॉर्निंग, एट द एंड ऑफ द ड्रीम यू गिफ्टेड मी अ बुक, विच बुक आर यू रीडिंग दीज डेज बाय द वे. यार मैं बहुत ख्वाबों में आ रहा हूँ आजकल जनाब, कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ के हवाले से. मैंने कहा है कि ख्वाबों में एक मीटअप रखते हैं हम, वैसे क्या ख्याल है उसमें.
उसमें मैं स्कारलेट जोहानसन वगैरह को भी बुला लूंगा. ख्वाबों में बुलाने में क्या, किसको भी बुला सकते हैं यार. मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, वैसे यकीन जाने में आजकल कोई बुक नहीं पढ़ रहा, बट ये कि हमारी एक जरा एक रीडिंग का एक सोफा है हमारी खिड़की के बराबर में, उसमें एक किताब रखी हुई है मज़ाहिब आलम का तकाबली जायजा. जब भी मुझे को 15-20 मिनट मिलते हैं मैं वो किताब रैंडमली कोई पेज निकाल के पढ़ना शुरू कर देता हूँ. इट टॉक्स अबाउट ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. उसमें हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, पारसी रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म, वो मैं पढ़ लेता हूँ. हो सकता है मैंने वही किताब आपको गिफ्ट की हो, चेक कीजिएगा. सर्वर का आप देखें जरा ख्वाब में जाके फिर से. डीजे सुमेर कहते हैं मेरा एफएम इज गेटिंग मोर एंड मोर लिसनर्स डे बाय डे. मैनेजमेंट को बीबीसी साउंड वाली ऐप का शोशा छोड़ो. वैसे हम अपनी एक ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं और जो है ना हमारे डिजिटल के ऐप, मैं बता ना हेड इस वक्त बैठे हुए हैं स्टूडियो के अंदर, तो वो सारी बातें सुन रहे हैं आप लोगों की, तो इसलिए जरा अच्छी अच्छी बातें कीजिए आप, ठीक है, तारीफें कीजिए ताकि मैं इनको पढ़ के सुनाऊं. डॉक्टर नौशीन थैंक यू सो मच, और आपने इस गाने को एंजॉय किया, थैंक यू. साकिब शान कहते हैं स्कूल की किताबों की कीमत में बेइंतहा इजाफा हो चुका है, पीडीएफ वर्जन पर काम क्यों नहीं किया जाता. यू हैव गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट. पीडीएफ वर्जन बनाएं. जब स्कूलों के पास, जब बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे तो लैपटॉप में, हर बच्चे के पास लेकिन लैपटॉप नहीं होगा, पीडीएफ वर्जन का क्या करें, लाइक उसका प्रिंट आउट लेके जाएं. ओहो हो, फिर तो सर एक बड़ा मसला हो जाएगा इसमें. अच्छा जी, चौधरी साहब ने गाने को पसंद किया, प्लेलिस्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं. पीर जहीर साहब भी गानों को पसंद कर रहे हैं. आसिफ हयात साहब कहते हैं ब्रो आई वाज लिसनिंग टू चाइना रेडियो उर्दू सर्विस FM 98. चाइना की तो बुरी तरह हटी हुई है. ताइवान टू चाइना सीम्स लाइक कश्मीर टू अस. आई प्रॉमिस्ड आई टॉक इन डिटेल अबाउट द ताइवान इशू, और हम अभी यही करने वाले हैं थोड़ी देर में वापस आके. मैं सारे मैसेजेस आई एम सॉरी टू से नहीं निपटा पाया हूँ, मुझे अभी ट्विटर ट्रेंड्स की जाने बढ़ना है. वापस आके विल टॉक अबाउट, गाना सुनेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द ताइवान चाइना इशू. ऑलराइट, oops, that was Noori. Okay, everything is fine, everything is fine. Of course I told you कि आजकल स्टूडियो में मैं अकेला नहीं होता. I have got company, so बहरहाल हमारी कंपनी survive this thing, whatever happened. चलो जी, great. So that was Noori. I hope you guys enjoyed that song and why not? That was a beautiful one. Okay. अब इमरान कुरैशी कहते हैं कप ऑफ टी इन ऑफिस एंड मनवा रे, मजा आ गया. सॉन्ग लिस्ट इज ऑलवेज एक्सीलेंट एंड रिफ्रेशिंग. ओ भाई तुम कब जा रहे हो मिस्टर इमरान कुरैशी? मैंने उस दिन भी मैसेज किया था लेकिन आपने मुझे बताया नहीं है, क्योंकि मैं आपके फेयरवेल में जो है ना वो शिरकत नहीं कर पाया था अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक हो गया. चलें जी, मैसेज अभी काफी सारे यहाँ पर मौजूद. लेकिन अच्छा जी, फैसल मुकीद का मैसेज है, कहते हैं प्लीज विश अ वेरी हैप्पी 13th बर्थडे टू माय डॉटर लाइबा. She happens to be the first girl in our extended family in 50 years. Wow, Laiba, happy birthday to you. 13. Welcome to the teenagers, yaar. Zabardast. That is great. Mashallah ji. Very beautiful time of your life. Enjoy it to the fullest because ये टाइम फिर नहीं आने का यार, याद रखनी है ये बात, ठीक है. एंड देन वेल डन बट साहब, हमें आप पर फखर है. अरसलान ताहिर का ये कहना है. खलजी साहब कहते हैं आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस ऑब्जर्वेशन बट सिंस यू हैव स्टार्टेड ऑन टीवी एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट योर टेक ओवर द सेम ऑन रेडियो इज टू सॉफ्ट नाउ. इन अदर वर्ड्स नाप तोल कर बोला जा रहा है. आपको लगता है? मेरे ख्याल से टीवी पे मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ. मैं अपने ट्वीट्स में थोड़ा सा एहतियात भी कर रहा हूँ बिकॉज खिलाड़ी विलाड़ी पढ़ लेगा उसके खिलाफ कोई हो तो वो नाराज हो जाएंगे, फिर वो शो में नहीं आएंगे. लेकिन बहरहाल क्या कहा जा सकता है. चलें जी, ग्रेट. हसनैन रियाज ने इस गाने को पसंद किया. जोएब भट्ट कहते हैं नूरी का बर्दाश्तेबल सॉन्ग. बर्दाश्तेबल यानी आप कह रहे हैं काबिल बर्दाश्त सॉन्ग, मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हैं. ठीक है, नहीं यार, नूरी ने और भी अच्छे गाने बनाए, गलत बात है. चलो जी, अब जरा बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अ बिट अबाउट चाइना. मैं कल डिस्कशन कंप्लीट नहीं कर पाया था. पहले जरा आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ. व्हाई चाइना इज सो सेंसिटिव अबाउट ताइवान. ठीक है, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस. देखिए, चाइनीज, मैंने कल भी बताया था कि उनका बड़ा ताबनाक माजी रहा है. Chinese have been very smart people. They have got अजीम civilization. जब हम दुनिया में civilization की कुछ अहम कहना चाहिए कि मकामात पे नज़र डालते हैं तो हमें एक एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन नज़र आती है, एक मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन जो कि इराक की सिविलाइजेशन वो हमें नज़र आती है, और इसके अलावा पर्शियन सिविलाइजेशन, बड़ी ज़बरदस्त पर्शियन सिविलाइजेशन हुआ करती थी. इरानियंस आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर एंड हेरिटेज और अपने आप को कल्चरली बड़ा सुपीरियर भी समझते हैं वो कंपेयर टू देयर नेबर्स, स्पेशली द अरब्स. Then there was the Indian civilization, the Indus Valley civilization and the Indian, जिसे आप कह सकते हैं, जो भी उसको नाम देना चाहें. Even though हम उससे ज़्यादा अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते, लेकिन our genetics will not lie. We belong to this region. Yes, some of our ancestors did come from Central Asia and Middle East, but this was our region. And then of course उसके बाद जो एक civilization होती है, that was Chinese. Okay, Chinese were very smart people and all and stuff. Art and culture आप देखें तो कई 100 BC से जो है ना वो
अप्स एंड डाउन्स आए, उरूज और जवाल आया, हर सिविलाइजेशन का ऐसा होता है. लेकिन इनके ऐसे चाइनीज में एक मिंग रिसेंट कुछ 100 सालों पहले मिंग डायनेस्टी एक आई थी, और वो तो चाइनीज का उरूज का अजीम तरीन दौर था. वो खत्म हो गए. फिर उसके बाद जाहिर है, जैसे कि मैंने कहा ना, हर सिविलाइजेशन का एक उरूज और जवाल होता है. तो फिर चाइनीज का भी जवाल आया. और स्पेशली वी नो आपसे 200 साल 150 साल पहले ओपियम वॉर, जंग अफीम, चाइनीज जो है वो नशा करने के आदी हो गए. उनका वो बड़ा कमबख्ती का टाइम था. जापानियों ने बड़ा टफ टाइम दिया उनको, जगह जगह उनको जहां जलील कर सकते तो उनको किया. जलील करने से मुराद ये उनको जंगों में शिकस्तें देकर उनके इलाकों पे कब्जा करना. यूरोपियन पावर्स जहाँ के, उन्होंने यहाँ पे अपनी नजरें जमाई. बरतानिया ने इनको काफी जलील किया, अफीम की आदत डलवाई इनको. इसके अलावा हांगकांग पे कब्जा करके बैठ गया. तो पाको ना रिसेंट टाइम 1996 कब तक 95-96 में मेरे ख्याल से वो हांगकांग छोड़ के गए वापस 97 में, ऐसे ही कुछ हुआ है. फिर मकाओ, पुर्तगाल आपको पता है बड़ी कॉलोनियल, अब तो छोटा सा चुन्ना सा मुल्क है, लेकिन पुर्तगाल एक जमाने में बड़ी कॉलोनियल पावर था. यानी इनफैक्ट बर्रे सगीर पाको हिंद में क्रिश्चियनिटी लाने वाले तो पोर्चुगीज ही थे. वास्को डी गामा, गोवा जो इंडिया की स्टेट है, वहाँ बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस रहते हैं, जो कि जिनके नाम आप अगर देखेंगे डिसूजा, डी कोस्टा, डीसा, ये पिंटो, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल पोर्चुगीज ओरिजिन नेम. तो पुर्तगालियों ने भी जो है वो चाइना के हिस्से पे कब्जा कर लिया जिसका नाम था मकाओ. ठीक है. फिर इसके अलावा तिब्बत, जहाँ पे बुद्धिस्ट, आपको पता है एक मखसूस बुद्धिस्ट का एक सर्टन सेक्ट वहाँ पे रहता है, जो दलाई लामा वगैरह इनको जो ये मानते हैं, इन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया जी हम तो ऑटोनोमस रीजन है. तो इस तरह चाइना को जो है ना वो बड़े सेटबैक्स उठाने पड़े. एक सर्टन टाइम उनकी आया. फिर चाइना में जो है वो जाहिर है उनकी एक अपनी सिविल वॉर शुरू हुई. और चाइनीज जो ये सिविल वॉर शुरू हुई, जाहिर है इसका राइज और कम्युनिज्म का राइज जो है वो आपस में मीट करता है. एक तरफ जो थे वो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी, जिसमें माओ जेडोंग, जिसको चेयरमैन माओ, जो उनके बड़े लीडर गुजरे हैं, वो लीड कर रहे थे. और दूसरी तरफ, अब मैं इसमें बहुत ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो फिर बहुत डिटेल बातें हो जाएंगी. और दूसरी तरफ जो थे वो उस वक्त चाइना के जो लीडर थे, जो इलेक्टेड लीडर आप कह सकते हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते थे, जो प्रो वेस्ट थे, उनका नाम था चियांग काई शेक. ओके, ये आप जाके आज गूगल कीजिएगा चियांग काई शेक एंड ऑल, सो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं. तो इन दोनों के दरमियान एक सिविल वॉर शुरू हुई. और कम्युनिज्म थी एक तरफ, और एक तरफ वेस्टर्न बैक जो है ये फोर्सेस थी. ये वो दौर था जिस वक्त दूसरी जंग अजीम जो है अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी. और जाहिर है मगरिबी कल्चर जो है और मगरिबी कैपिटलिज्म जो है उसका उरूज, अमेरिका का उरूज शुरू हुआ था. बरतानवी तख्त का जो है वो जवाल शुरू हुआ था. तो बरतानवी तो ये इलाके छोड़ के जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि जापानियों ने उनको नुकसान भी बड़ा पहुंचाया था दूसरी जंग अजीम के दरमियान. जापानियों ने चीन का बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया था, मंचूरिया वगैरह और ये वाले जो एरिया थे, और बड़ी ज्यादतियां की थी उन्होंने चाइनीज के साथ. बहुत जुल्म किया था जापानियों ने. अब तो बड़े इंसान के बच्चे बन गए हैं वो, उस वक्त थे वो काफी खराब काम किया उन्होंने चाइनीज के साथ. तो बहरहाल तो फिर माओ जेडोंग ने ना उनको एक नई एनर्जी दी. उन्होंने उनके ना अंदर उन्होंने कहा यार हम क्या कोई गुलाम है. और माओ जेडोंग ने उस वक्त ये बात बोली, तो उसने जो है ना कौम को प्लेटफॉर्म पर जमा किया. उन्होंने जो है ना वो फिर जंग लड़ी, और उन्होंने चियांग काई शेक को, जिसको वो वेस्टर्न एजेंट समझते थे, उसको अमेरिका का गुलाम समझते थे, उसको उन्होंने उठा के उनको जंग में शिकस्त दिया. चियांग काई शेक साहब जब जंग में शिकस्त खाने लगे तो उन्होंने अपने जो उनके करीब तरीन जो क्लोजेस्ट लोग थे उनको लेकर वो एक करीब तरीन आइलैंड में मुंतकिल हो गए, और उस आइलैंड का नाम था ताइवान. ऑलराइट, तो वो ताइवान मुंतकिल हो गए. बीजिंग पे कब्जा हो गया माओ जेडोंग का, कम्युनिस्ट जीत गए. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने पीपल्स रिपब्लिक, जिस मुल्क के नाम के साथ पीपल्स रिपब्लिक लगा हुआ ना, समझ जाए कि वो कम्युनिस्ट मुल्क है. ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट ममालिक है. और ये चियांग काई शेक अपने हवारीन के साथ, अपने डिसाइपल्स के साथ, अपने उनके जो लीडरान थे उनके साथ उठ के वो चले गए ताइवान में. और ताइवान में उन्होंने कहा कि हम एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना रहे हैं. यानी हम असल चीन जो है, जो चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो एक जमहूरी चाइना है, वो असल में हम ताइवान है, और ये एग्जाइल में गवर्नमेंट है. मुल्क हमारा वही है, लेकिन ये गवर्नमेंट हमने फिलहाल यहाँ पे बना ली है. तो वो छोटा सा आइलैंड था, थोड़े से लोग थे, कुछ मिलियन पॉपुलेशन वहाँ की. चियांग काई शेक वहाँ मुंतकिल हो गए. फिर वो दोबारा, तो उनकी हिम्मत नहीं बननी थी कि वो दोबारा सिविल वॉर. माओ जेडोंग अपना जो है ना वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगे, और जो कम्युनिज्म था वो चाइना में उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली. तिब्बत पे उन्होंने कब्जा कर लिया. ताम हांगकांग और मकाओ को उन्होंने नहीं छेड़ा, बिकॉज वो कोई नई शायद जंग नहीं करना चाह रहे होंगे. और उन्होंने एक मुआहिदा किया हुआ था, उन्होंने मुआहिदा किया हुआ था कि 100 साल बाद हम जो है आपको ये वापस कर देंगे टेरिटरी.
सो ये था सिलसिला. यहां तक जो है ना बात आ गई ताइवान. तो चाइना जो बिलीव करता है, माओ से टोंग जो फिलोसफी देकर गए थे वो थी वन चाइना की. देयर इज वन चाइना, देयर आर नो मल्टीपल चाइनास. ताइवान बैठ के कहता है कि वी आर द रियल चाइना. वो कहता है चाइना मैं हूं, मार्क किधर है. तो वो बिल्कुल तेजा वाला सीन था. तो वो कहता है मैं चाइना हूं बिकॉज असल तो चाइना, मेरी हुकूमत तो मेरी थी, तुमने तो कब्जा कर लिया माओ से टोंग ने आके. तो इन दोनों का आपस में यही फड्डा चल रहा है. तो बाकी तो उन्होंने हांगकांग भी ले लिया, उन्होंने मकाओ भी ले लिया. तिब्बत पे चाइनीज ने अपनी फौजें चढ़ा के उनको भी ठंड कर दिया. दलाई लामा भाग के इंडिया आ गए. आज तक वो धर्मशाला में रहते हैं वहां पे हिमाचल में. सो दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ दिस एंटायर थिंग. चाइनीज आर प्रीटी सीरियस. दे सेड या कुछ भी हो जाए एंड में ताइवान हमारा हिस्सा बनना है. बिकॉज उनको उनके जो रिसर्जेंस ऑफ चाइना की इमरजेंस एक बार फिर है, उनके लिए उसकी ये निशानी है. वैसे होना ऐसा बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी. अब लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, उसके बाद वापस आके इस पूरे डिस्कशन को हम रैप अप करते हैं. ठीक है, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. और हम बात कर रहे थे ये ताइवान में इस वक्त क्या लफड़ा चल रहा है, इस वक्त क्या पंगा वंगा क्या हो रहा है इसमें. ठीक है, मैंने आपको जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया था व्हाई ताइवान इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना. सो जब उन्होंने ताइवान जो है ना एक तरह की, अच्छा हाँ, एक और बात मैं यहाँ बता चलूं कि ताइवान ने कहा कि हम चाइना है. अच्छा, मगरबी दुनिया जो है ना वो बहुत तवील अरसे तक ना 1948 वाज द ईयर, 1948 ये वो साल था कि जब माओ जेडोंग और उनकी जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसको नाम भी उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA दिया हुआ है, अवाम को आजाद करने वाली फौज. आजाद किससे किया उन्होंने, ये जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट फोर्सेस थी एंड ऑल. तो उन्होंने 1948 में जो है ना वो फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद जो है वो रखी थी. तभी हम कहते हैं ना कि चाइना हमारे बाद आजाद हुआ था. चाइना एक्चुअली हमारे बाद आजाद नहीं हुआ था. चाइनीज सिविल वॉर जो 1948 में आके खत्म हुई थी. उन्होंने जो है ना वो मगरबी दुनिया ने बहुत अरसे तक चाइना को इग्नोर किया. उन्होंने चाइना के लिए कोई फ्लाइट भी नहीं चलाते थे, ना कोई ट्रेड होती थी. अच्छा, चाइनीज भी अपनी दुनिया में मस्त है. माओ जेडोंग बड़ा लीडर होगा लेकिन उसकी भी ना अजीब कुछ अहमकाना पॉलिसीज थी. कभी आप पढ़िएगा, जस्ट गो टू गूगल, आज देखिएगा, रीड अबाउट कल्चरल रेवोल्यूशन, रीड अबाउट द ग्रेट लीप फॉरवर्ड. आई मीन दोज वर सिली थिंग्स दैट ही डिड. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ये माओ जेडोंग की इन पॉलिसीज की वजह से एंड ऑल. कभी कहता था यार बंदूकें लेके चिड़ियाएं मार दो, सारी चिड़ियाएं मार दी, अजाब बन गया था, कहत पड़ गया था वहां पे. आप जब नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, जो फूड साइकिल होता है. बट खैर एनीवे, चलें जी, ये कम्युनिज्म में यही सिलसिला होता है. तो दुनिया जो है ना चाइना को लिफ्ट नहीं कराती थी, जरा घास वास नहीं डालती थी उस वक्त. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ, अच्छा फिर जो है ना वो हुआ ये कि फिर गेम शुरू हुई. 1972 वाज द ईयर जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबरशिप दी गई एंड इट वाज रिगार्डेड एज द रियल चाइना. दिस इज द रियल चाइना. आई थिंक 1972 ही वो साल था. और कहते ये हैं कि इन दोनों मुल्कों अमेरिका और चाइना को क्लोज लाने में जो डिप्लोमेसी होती है, इसको पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है. अगेन आपके लिए होमवर्क है, जस्ट गो एंड सर्च अबाउट पिंग पोंग डिप्लोमेसी. व्हाट इज पिंग पोंग? पिंग पोंग इज अ स्पोर्ट जिसको अब हम टेबल टेनिस कहते हैं. तो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है वो पाकिस्तान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज पाकिस्तान वाज गुड फ्रेंड्स विद चाइना. पाकिस्तान और चाइना बाय द वे आजादी के बाद इतने अच्छे दोस्त नहीं थे बिकॉज चाइना से हमारा बड़ा लफड़ा होते होते रह गया था शुरू में. आप हिस्ट्री पढ़िएगा, किताबें, आपको पता चलेगा. लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि 1962 में इंडिया और चाइना की जंग हो गई. अब दुश्मन का दुश्मन तो आपका दोस्त होता है. तो चाइना ने जो कुट लगाई थी इंडिया की, तो पाकिस्तान ने कहा भाई इनका ये हाल कर दिया तो हमारा क्या करेंगे. ये हमने कहा बेहतर है दोस्ती कर लेते हैं इनसे. तो हमने इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती कर ली. वरना शुरू में पाकिस्तान चाइना की इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी. अगर आप पढ़ेंगे आजादी के बाद इतने अच्छे हालात नहीं थे हमारे उनके साथ बिकॉज हम हमेशा से अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा रहे ना. वो कम्युनिस्ट मुल्क था लेकिन फिर पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हो गए इनके साथ, चाइना के साथ. माओ जेडोंग से मुलाकातें हो रही थी और ये सारी, और वो चू एनलाए एंड ऑल. हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अमेरिका और चाइना को करीब लाने में. और कुछ बड़ी सीक्रेट दौरे वौरे पाकिस्तान से हुए थे और ये सारी चीजें हुई थी पाकिस्तान की. तो हो सकता है कभी एक्नॉलेज करते हो वो इस बात को. तो 1972 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज डिक्लेयर्ड एज द रियल चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट वाज ताइवान, उनको खुडे लैंड कर दिया गया. लेकिन उनको खुडे लैंड जो किया वो डिप्लोमेटिकली किया गया. ट्रेड की जहां तक बात की जाए, अमेरिकन दे वर फर्मली बिहाइंड ताइवान. उनका और ताइवान के लोग भी बड़े चैंपियंस होते हैं दुनिया में. उन्होंने अपनी एक नीश बनाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के हवाले से एंड ऑल. चीन तो अभी ग्रो किया, ताइवान तो बहुत पहले से ग्रो किया हुआ था. लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी एंड ऑल. आज भी सेमीकंडक्टर्स में अगर आप देख लें, despite of being a very small country, Taiwanese are way ahead when it comes to semiconductor technology and all. उन्होंने ये फोकस किया था
कि उन्होंने हार्डवेयर को, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोचिप्स एंड ऑल, उसको अपनी यूएसपी बनाया था. एक जमाने में एक बहुत बड़ी कंपनी भी हुआ करती थी, एएसटी या क्या थी, वो ताइवानीज कंपनी हुआ करती थी. HTC मोबाइल फोन अगर आपको याद हो, they were from Taiwan by the way, so they were one of the first makers of proper A1 quality smartphones and PDAs and all. These were Taiwanese. Taiwanese were smart people, no doubt about that. I mean, Chinese are smart people, we know it now. वो नस्ल के साथ, वो नस्ल स्मार्ट है वो. अब क्या हो गया जी, ये हो गया. अब उनके लिए ना, चाइनीज के लिए रेड लाइन थी, लक्ष्मण रेखा थी, आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते. कोई ताइवान के साथ ताल्लुक रखेगा, आप चाइनीज का पंगा लेंगे. और चाइनीज तो वैसे भी आपको पता है कि आप तो बहुत सुपीरियर पावर हो चुके हैं. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन को क्या हुआ. आई मीन, क्यों आखिर 25 साल बाद नैन्सी पेलोसी, इतनी इंपॉर्टेंट लीडर, वहां की तीसरी सबसे बड़ी लीडर मानी जाती है अमेरिका की सियासी तौर से, वो क्यों उड़ के आ गई है. देखिए, मैंने इसके ना 2 नतीजा अखज किए हैं. नाउ दिस इज माई, मैंने इसका थोड़ा सा एक का कल हिंट भी दिया था आपको, और वो ये हुआ था कि डिप्लोमेटिकली अमेरिका इस वक्त काफी वीक फुटिंग्स पे. इस वक्त डिप्लोमेटिकली अमेरिका जो है ना, वो उसको काफी हजीमत उठानी पड़ी है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर. और जिसमें अभी हाल ही में जो MBS ने इनका हाल किया ना, जो बाइडन का, जिस तरह इनको ट्रीट किया, जो उनको उनकी औकात दिखाई, तो उससे ना अमेरिका का थोड़ा सा मोराल भी डाउन हुआ है. सो अमेरिका हैड टू डू समथिंग जिससे उनका मोराल हाई हो सकता. तो उनको ऐसा लगा कि ताइवान इज वन ऑफ दोज एरियाज वेयर वी कैन गो ऑन अ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, वी कैन टेक ऑन अ वर्ल्ड पावर. हम उसके साथ पंगा ले सकते हैं, ये सिर्फ अपनी आवाम को और दुनिया को ये बताने को कि अमेरिका अभी भी दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर है. पॉइंट नंबर 1. सेकेंडली, इन तमाम चीजों का जो असर होता है वो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं. देखिए, बड़े आपको समझनी पड़ेगी. इस वक्त अमेरिका में इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी कहाँ खत्म होकर फॉरेन पॉलिसी शुरू होती है, ये आपको पता नहीं होता है. ये हमें नहीं पता होता. मैं मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, जनरली, बिकॉज वहां पे इतनी इंटरमिंगल्ड ये चीजें होती हैं. तो वहां पे मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, और इस वक्त इनके पास कोई बहुत ज्यादा, बाइडन साहब के पास कोई गेम है नहीं दिखाने को. उनके पास भी PDM की तरह कोई नैरेटिव नहीं था ना. PDM को नैरेटिव मिल गया ECP की रिपोर्ट से, यहाँ पे भी इनको मिल गया जी, हमने चाइना को हेड जोन लिया है और हम तो जो है जी उनसे फुल पंगा लेने के मूड में. एंड वी हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स चाइना. बड़ा क्लियरली उन्होंने ये बता दिया इस बात पे. चाइना इस पे क्या ना, ये मुझे लगा कि ये 2 वजूहात बजाहिर जो है ना मुझे लग रही हैं, ये कि चाइना के खिलाफ वैसे भी आपको उन्होंने क्वाड बनाया है, उन्होंने ऑकस बनाई है, बहुत सारी तंजीमें बना दी हैं जो कि चाइना को घेरने के चक्कर में लगी हुई हैं. और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अब चाइनीज, व्हाट कैन चाइनीज डू अबाउट दिस. टाइम बहुत कम रह गया है, बट चाइनीज ने अभी तक बहुत इस पे, पहले तो धमकियां दी, नहीं जाओगे, ये नहीं हो रहा. अब पता नहीं, मैं बता रहा था सुबह, एक व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, हमारे दोस्तों का ग्रुप है माशाल्लाह, बहुत पढ़े लिखे दोस्त हैं सारे. पता नहीं वो दे वर डिसअपॉइंटेड विद चाइनाज रिस्पांस. आई डोंट नो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग. चाइना मिसाइल मार के खुदा ना खास्ता जहाज गिरा देगा, जैसे मैं सुबह कह रहा था टाइपे का एयरपोर्ट बम मार के गिरा देगा. ऐसे नहीं करना यार, ऐसे थोड़ी होता. जंग थोड़ी शुरू करनी है. यू कैन नॉट एस्केलेट. एंड याद रहे, चाइना की जो स्ट्रेंथ आई है अभी, वो उनकी इकोनॉमी की वजह से आई है. चाइनीज इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ, इट्स नॉट ग्रोइंग. ओके, चाइनीज नॉट इनका इरादा ये है, या इनका चाइनीज का मसला ये है कि वो अभी कोई चीज एस्केलेट नहीं कर सकते, बिकॉज इफ दे एस्केलेट समथिंग देयर इकोनॉमी इज गोइंग टू सफर मोर. द वर्ल्ड इकोनॉमी विल सफर, बट देयर इकोनॉमी इज गोइंग टू सफर मोर. चाइनीज ने अभी अपने जहाज मूव किए हैं, जहाज यूं गुजार लिए, वो कर लिए, फलाना. मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास अभी दे हैव गॉट, अनलेस शी जिनपिंग रियली सरप्राइजेस अस विद समथिंग. हम वैसे, मैं ये पुतिन के बारे में भी यही सोचा करता था कि पुतिन जो है वो यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, बट ही डिड दैट. बट क्या अमेरिकन्स, चाइनीज, आर दे गोइंग टू अटैक ताइवान? इफ दैट रियली हैपेंस, फिर तो भाई हम सबका अल्लाह हाफिज है. फिर तो ये जंग यहाँ नहीं रुकनी है, ये गेम बहुत खराब जाएगी. तो आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ना हो. द कॉमन सेंस वुड प्रिवेल. अमेरिकन ने अपने मकासद हासिल कर लिए 19 घंटे के नैन्सी पेलोसी के स्ट्रिप में. अब चाइनीज किस तरह रिटेलिएट करेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन. विल दे स्टे क्वाइट और समथिंग, सिर्फ धमकियां देंगे और सब कुछ, या अगर वाकई एक्शन करते हैं, दैट वुड बी वेरी बैड फॉर द वर्ल्ड. ऑलराइट, इस पे भी पूरा एक प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन अभी लेट्स जस्ट स्टॉप हियर बिकॉज वक्त आ गया. मैं आप लोगों को इजाजत दूं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad.